गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप टीओसी बहुत अच्छे से गया होगा। कल मैंने काफी अच्छे से आपको यूनिट में पढ़ा दी थी, ऑल्दो कुछ पार्ट्स मिसिंग हो गए थे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे डाली उसमें से एक पार्ट गया ही नहीं था और वो यूट्यूब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। लाइक आई एम नॉट एबल टू पोस्ट एनीथिंग ऑन द यूट्यूब दीस डेज, क्योंकि सर्वर पे लोड इतना ज्यादा हो रहा है। आज ऐसा नहीं करेंगे, एक ही गो में रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग पार्ट डालूंगी तो फिर से कम बखत बदतमीजी करेगा। तो आज हम पढ़ने वाले डीबीएमएस। आई होप टीओसी पीएसएलवी बहुत अच्छा गया होगा। आज अरुण भैया ने मैंने काफी मेहनत पुट डाउन करी थी। कल आपके डीबीएमएस के टीओसी के टीचर ने डाउट सॉल्विंग भी बहुत अच्छे से करी थी। आई जस्ट सॉ इन द ग्रुप दैट ही वाज फेबुलस एट डाउट सॉल्विंग। तो आज भी डाउट अच्छे से ले रहे होंगे। अब डीबीएमएस में ना क्या हो जाता है, बिकॉज जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी है यूनिट 1 का। यूनिट 2 इज समवे कॉम्प्लेक्स, बट हमें क्या लगता है ना कि हमने क्लास 11 12 में पाइथन पढ़ी थी, वहां पे थोड़ा सा एसक्यूएल था ही, तो मेरे को तो आता है और ये पढ़ने की नीड तो है ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की से बाहर आके भी बहुत बड़ी डीबीएमएस है। और क्योंकि हमें सब्जेक्ट को लाइट ले रहे होते हैं, इसलिए ना मार्क्स कम रह जाते हैं। जो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट होता था, क्योंकि आप उसे लाइटली लेते थे, तभी क्लास 12 में मार्क्स कम रह जाते थे। सेम फॉर डीबीएमएस, आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि मैं कर लूंगा, इसलिए मार्क्स कम रहते हैं। तो एक ऐसी अप्रोच ले रहे होंगे कि आपको पहले हम थ्योरी दिखा देंगे, साथ बाई साइड हम आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी दिखाते हुए चलेंगे कि भाई ये रहा क्वेश्चन। तो फटाक से जाओ, मूड हो गया हो, कॉपी पेन लेके आओ और साथ में बैठ के काम करो। और सेट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जी, आजा भाई। एक आपके लिए सुंदर सा पेन खोल लेते हैं और चालू कर देते हैं। देखिए, अब डीबीएमएस है क्या। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पहले क्या यूज करते थे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते थे, जिसमें बहुत सारी फाइल्स रखी हुई होती थी। एक्सेल होता था इसका नाम। ठीक है, अब एक्सेल में एक लिमिटेशन है कि आप 10.5 लाख से ऊपर फाइल नहीं स्टोर कर सकते हो। ना ही आप वो फाइल किसी के साथ एडिटेबली शेयर कर सकते हो कि आपने भी काम कर दिया और मैंने भी काम कर दिया और दो बंदों ने और काम कर दिया और कोई रिडंडेंसी नहीं हुई। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। हो सकता है मैंने भी अपने मार्क्स चढ़ा दी हूँ, आपने भी मेरे मार्क्स चढ़ा दी, तो डुप्लीकेसी हो जाती थी डेटा की। डेटा बहुत प्राइवेट नहीं रहता था, सिक्योर नहीं रहता था, शेयर हो जाता था, कोई भी फाइल को हैक कर सकता है। आपकी बहुत सारी स्पेस आती थी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी। इसी सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम कुछ क्वायरीज का यूज करते हैं और कंप्यूटर से काम को फेच करवाते हैं। यहाँ पे हमारा लिमिटेड डेटा आता था, स्मॉल डेटा आता था। यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये आपको कोलैबोरेट करने का एसेस देता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जितनी भी आपकी नॉर्मल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में होती थी वो दूर हो जाती हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन की देखा जाता है एग्जाम में कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस में डिफरेंस बताओ, तो आगे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, विल गोना हैव दैट आल्सो। अब डीबीएमएस इसने क्या बताया, डीबीएमएस इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा व्हिच इज यूज्ड टू रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। क्या करवा रहा है ये कि आप आराम से डेटा रिट्राइव करवा लो। मैंने आपकी एक मार्कशीट डाली, अब मैं कह रही हूँ लेट्स से सुमित के एक्स सब्जेक्ट के मार्क्स बताओ, तो उसने क्या करा, आपने क्वेरी डाली जहां पे भी सुमित के एक्स सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो वाला काम निकलवा दो, तो ये रिट्राइव करना। अब आपने कहा इंसर्ट करवा दो, मैंने कहा सुमित के वाई सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दो, मैंने कहा सुमित के दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स हटा दो, दोनों गलत चढ़ाए हैं तुमने, तो आपने क्या करा, इंसर्ट भी करवा लिया, डिलीट भी करवा लिया और रिट्राइव भी करवा लिया। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स। टेबल की फॉर्म में दे सकते हो, स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर दे सकते हो, व्यू का मतलब होता है जैसा आप देखना चाहते हो। लेट से मैंने कहा मुझे सिर्फ ये वाला फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दिखाओ, पीछे के 7 कॉलम हटा दो, तो ये व्यू बन गया मेरे लिए कि भाई मुझे ना सिर्फ 2 ही कॉलम देखने हैं, मुझे ना सिर्फ 2 ही रोज देखनी है। रिपोर्ट्स के फॉर्म में दिखवा सकते हो। एग्जाम्पल क्या बोला इसने, कॉलेज का डेटाबेस होता है जो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को अबाउट द एडमिन, स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी। अब कॉलेज की डेटाबेस में भाई दिख रहा होता है टीचर भी नहीं आई है, टीचर की भी एब्सेंट लगाओ, ठीक है ना, तो सारी चीजें दिखती हैं कि आप किस दिन नहीं आए, तो ये भी पता होता है कि टीचर किस दिन नहीं आई, किस दिन डायरेक्टर नहीं आया, किस दिन एचओडी नहीं आया। वो अलग बात है कि इनको डिबार्ड नहीं किया जाता है, बट हाँ ये सब चीजें दिखती हैं। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है। अब जब मैं उस डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ, तब मैं उसे क्या बुलाती हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज अ डेटाबेस, फॉर एग्जांपल माईएसक्यूएल और एक्सेल। माईएसक्यूएल हमारा ना फेवरेट होता है, किसी को कुछ आता हो ना आता हो माईएसक्यूएल आता होता है। असाइड फ्रॉम दोज बच्चे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ली थी क्लास 12 में, माईएसक्यूएल सबको आता होता है। एक्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस व्हिच इज यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, डीबीएमएस प्रोवाइड करता है आपको इंटरफेस, यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो बहुत सारे ऑपरेशंस, लाइक स्टोर करना डेटा को, क्रिएट करना डेटाबेस को, अपडेट करना डेटा को, क्रिएट करना टेबल को और बहुत कुछ। सबसे पहले ना आप क्या करते हो, डेटा लेके आते हो, फिर अपने लिए एक डेटाबेस सिस्टम बनाते हो, फिर इस डेटाबेस सिस्टम में आप अपने लिए टेबल्स बनाते हो अलग अलग। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
अब डेटा डेफिनेशन करना, डेटा अपडेट करना, डेटा को रिट्राइव करना, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें इसमें बताई हैं। मैं आपको पहले बताते हैं होता क्या है। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो कि आपकी टेबल या आपका डेटाबेस दिखेगा कैसे। इसमें सारी की सारी चीजें या तो आपने पूरी की पूरी टेबल क्रिएट कर दी या तो आपने पूरी की पूरी टेबल हटा दी, ठीक है, ये वाली चीजें आती हैं, या तो आपने टेबल का नेम चेंज करवा दिया। डेटा अपडेशन में क्या होता है, अब मैंने एक टेबल बना दी, अब मैं कह रही हूँ इसमें मोहित के मार्क्स डालो, अब मैं कह रही हूँ इसमें प्रियांशी के मार्क्स डालो, अब मैं कह रही हूँ इसमें महक के मार्क्स डालो। तो आप क्या कर रहे हो, डेटा को अपडेट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं महक की ना स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसे चेंज कर दो। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे डेटा रिट्रीवल करना। तो डेटा रिट्रीवल में क्या है हमारा, हाँ, रिट्राइव करना का मतलब है कि आपने डेटा बाहर निकलवाया। मैंने कहा महक के एक्स सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे दे दो। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक और बार मार्क कर देते हैं। डेफिनेशन में आता है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, रिमूवल। अपडेशन में आता है इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, फोन आ रहा है किसी का। हेलो। हाँ मैम तुम, नहीं नहीं तुम चले जाओ। हाँ हाँ, तो कॉलेज तो खत्म हो गया है बट लैब में बैठ के आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तो तुम देख रहे हो ना कितनी कीमती हो। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा मैंने कहा डेटा अपडेट करने का मतलब बता दिया था मैंने आपको कि आप इंसर्ट करवा रहे हो, मॉडिफिकेशन करवा पा रहे हो और डेटा को डिलीट कर रहे हो। यहाँ पे जो रिमूव वर्ड आ रहा है ना, दैट इज फॉर द टेबल, कि आपने टेबल के स्ट्रक्चर पे काम किया, इसलिए हम डेटा डेफिनेशन कहते हैं। डेटा अपडेशन का मतलब क्या होता है कि आप अब इस टेबल के अंदर वाली चीजों को अपडेट कर रहे हो कि भाई नहीं इसके ना पापा के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, इसे ठीक कर दो। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि भाई जहाँ पे आपकी डेटा इंटीग्रिटी संभाली जाती है, सारा का सारा डेटा एक जगह पे रहे, सिक्योर रहे, रिकवर हो सके और कॉन्करेंसी कंट्रोल मेंटेन किया जाता है, जिसका मतलब होता है डेडलॉक और रेस अराउंड कंडीशन हटाई जाती है। रेस अराउंड तुमसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा, डीएलसीडी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भाई तो वो वाली चीजें को सिक्योर करते हैं। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अप्रॉक्स 3 to 5 मार्क्स का देखने को मिल सकता है कल। डिजिटल रिपोजिटरी होती है आपकी, रिपोजिटरी होती है जो स्टैब्लिश करती है ऑन अ सर्वर। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो क्लियर होता है, लॉजिकल व्यू दिखता है, ऑटोमेटिक बैकअप आ जाता है, रिकवरी प्रोसीजर जाते हैं, डेटा इन हेल्दी स्टेट दिखता है। एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। अभी आगे जाके बताऊंगी एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिफाइन टाइप कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है, डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। मैनिपुलेट का मतलब आपने जो डेटा डाला है उसमें चेंजेस कर रहे हो, सिक्योर करता है डेटा को। तो ये सारी की सारी चीजें आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटाबेस सिस्टम की। आप एक व्यू भी बना सकते हो। व्यू का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी टेबल है और मैं चाहता हूँ कि दी बस मैं ना अपना ही रिकॉर्ड देख सकूं, तो आपने बड़ी टेबल में से अपने लिए एक छोटी टेबल बना ली जिसका कोई असर बड़ी टेबल पे नहीं हुआ। ये एक टेम्पररी टेबल है, इसका कोई असर बड़ी टेबल पे नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बड़ी टेबल गायब होगी और फिर ये बनी है। आप जब इस टेम्पररी टेबल को हटा दोगे, नेक्स्ट कमांड दोगे, तो आपकी टेबल ओरिजिनल वाली वापस आ जाएगी। सॉर्टेड, डन ना। चलें अब एडवांटेज क्या है डीबीएमएस की फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर। Control database redundancy. It can control the data redundancy because it shows all the data in a single database file and that recorded data in a बेकार लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ देखो। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है। जैसे मैंने कहा मैंने भी एक ही नाम डाल दिया, आपने भी एक नाम डाल दिया, तो उस बच्चे का नाम 2 बार आ गया, ये चीज गलत हो जाएगी, आपकी स्टोरेज फालतू में वेस्ट हो रही है। ऑल्सो ये इनएप्रोप्रिएट डेटा को भी कॉज करता है, तो वो वाली चीज नहीं हो पाती। डेटा को आप शेयर कर सकते हो जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में मुश्किल होता था, और यहाँ पे ना आप ऑथराइज शेयर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ऑथराइज का मतलब होता है कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी टीचर्स हैं ना उनको अथॉरिटी है कि वो आपकी मार्कशीट को अपडेट कर सके। स्टूडेंट्स के पास अथॉरिटी नहीं है मार्कशीट अपडेट करने की, उनके पास सिर्फ देखने की अथॉरिटी है। जैसे आप गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लो कि मैं मैनेजर एसएससी से भी दूंगी, एडिटर एसएससी से भी दूंगी, वो मेरी फाइल को अपडेट कर सकता है, रादर देन जो व्यूअर्स है वो अपडेट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज डीबीएमएस में पॉसिबल होती है। डेटा को आप आराम से मेंटेन कर सकते हो, टाइम को रिड्यूस करके रखता है, ये बैकअप दे देता है। जो भी आपका पहले का डेटा कभी उड़ गया तो वापस ला सकते हो, जो कि एक्सेल में एक बार उड़ गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसने बोला मल्टीपल यूजर इंटरफेस वाली चीज भी आ जाती है। इसमें आप बहुत सारे जीयूआई हो गया, कोलैबोरेटिव जो काम होता है गिटहब वाला चीज, वो आप कर सकते हो कि भाई मैं भी उसी डेटाबेस पे काम कर रही हूँ, आप भी उसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो कोलैबोरेटिव काम किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट बढ़ा देता है भाई, साइज बढ़ा देता है, बहुत सारी फाइल स्टोर होगी तो ऑब्वियस है साइज तो बढ़ेगा ही। कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक्सेल सबको समझ में आता है, डीबीएमएस सबको समझ में नहीं आता है। एक्सेल तो आप देखोगे छोटे मोटे भी जो लोग लगे होते हैं कंपनीज में, वो एक्सेल सीख के ही लग जाते हैं। एक बार चेक कर लूं, आवाज आ रही है तुमको? हाँ आ रही है, सही दिख रही हूँ ना मैं? चलो, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर डीबीएमएस आर्किटेक्चर, ठीक है, ये अच्छा है। इस पे क्वेश्चन आता है एंड 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, कितने पार्ट्स में आप एक डीबीएमएस को डिवाइड कर सकते हो, तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर।
फर्स्ट टायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो पहले जो बता रही हूँ, फिर उसके बाद पढ़ के भी बता देंगे। तो फर्स्ट टायर का मतलब होता है कि आप और मैं डायरेक्टली बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा भाई वो वाली बुक दे दियो, तुमने मुझे वाली बुक निकाल के दे दी, समझ में आ गया। सेकंड टायर का मतलब होता है बीच में ना एक एप्लीकेशन का सर्वर आ जाता है, मैंने कहा कि भाई मेरे को वो वाली बुक चाहिए, तो आपकी लाइब्रेरियन ने कहा मैं ढूंढ के देती हूँ, तो लाइब्रेरियन ढूंढने गई कि भाई मिल गई मुझे तुम्हारी बुक, ये लो। ये भी बात समझ में आ गई। अब थर्ड टायर में क्या आ जाएगा कि आप गए अमेज़न वाले के पास, आपने कहा कि भाई मेरे को ना वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, और उसने क्या करा कि आपका जो प्रोडक्ट था वो ढूंढा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, एंड देन आपको रिटर्न किया। तो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्या कि दोनों चीजें पहले एक ही जगह थी, फिर दोनों चीजें अलग अलग जगह हो गई, और फिर और कॉम्प्लेक्स हो गया थ्री टायर में आकर के। वही चीज देखो मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है कि वन टायर में क्या होता है, क्लाइंट होता है एक, और एक डेटाबेस होता है जो कि सेम ही सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब भी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों एक ही सिस्टम में। हाँ, अब दीदी नेक्स्ट देखो, आपने कहा टू टायर में क्या होगा कि जो क्लाइंट है और जो डेटाबेस है ये अलग अलग सिस्टम पे प्रेजेंट होंगे। आपकी दोस्त को आपने कहा भाई बुक उठा के दे दे, उसको नहीं पता वो बुक कहाँ रखी है, तो वो देखने गई अच्छा ये वाली बुक यहाँ रखी है, और फिर उसने आपको लाके दे दी। तो डेटाबेस अलग है, क्लाइंट अलग है। थ्री टायर में क्या होगा, बीच में ना एक एप्लीकेशन लेयर और आ जाएगी ये वाली, ठीक है, ये इंटरमीडिएटर लेयर बन जाती है बीच में उन दोनों लेयर्स की। आया समझ में? बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है, समझ में भी आ गया होगा, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। मार्क कर ही चुकी हूँ मैं आपके लिए। कोई अच्छा सा पेन ले लेते हैं जो यूज नहीं हुआ हो, और फिर बताते हैं आपको। देखो, तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है क्या? द डिजाइन ऑफ डीबीएमएस डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर, इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज हो सकता है, डिसेंट्रलाइज हो सकता है हायरार्कियल लो, एक के बाद एक चल रहा हो। द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस कैन बी सीन एज आइदर सिंगल टायर और मल्टी टायर, एंड एंटायर आर्किटेक्चर डिवाइड्स द होल सिस्टम इनटू रिलेटेड but independent modules which can be independently modified, altered or replaced। एक उसने क्या कहा, उसने कहा हो सकता है एक ही टायर में काम हो सकता है मल्टीपल टायर्स में काम हो रहा हो। जैसे कि अमेज़न ने बोला, आपने उसको एक रिक्वेस्ट डाली कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, उसने वहां पे जाके देखा क्या ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर उसने आपको रिस्पॉन्ड किया कि हाँ है। अलग अलग टायर में काम हुआ, और मैंने अपनी दोस्त से बोला ये कॉपी उठा के दे, तो उसने मुझे डायरेक्टली दे दी। तो सकता है सिंगल टायर में काम हो सकता है मल्टी टायर में काम हो सकता है ये रिलेटेड भी हो आपस में, कि उसको भी पता है वो वाली बुक कौन सी है, मुझे भी पता है वाली बुक कौन सी है, बट काम इंडिपेंडेंटली होगा। ठीक है, आप इसमें डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। मैं कह रही हूँ भाई ये वाली नहीं वो वाली बुक उठा के दे, तूने गलत दी। आपने अमेज़न को कहा ये वाला नहीं वो वाला प्रोडक्ट दे, तो आपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी करवा लिया, आप रिप्लेस भी करा सकते हो, डेटा को चेंज भी करा सकते हो। वन टायर आर्किटेक्चर के बारे में देखो, यहाँ पे सिंपल सिंपल जो लिखा है वो दिखाती हूँ पहले मैं आपको। वन टायर आर्किटेक्चर जो होता है सिंगल लेयर आर्किटेक्चर होता है, एवरीथिंग डेटाबेस एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस सब कुछ सेम ही सिस्टम पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे सिंगल लेयर आर्किटेक्चर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है जी? ओ अच्छा, मार्क नहीं कर सकते इस पे, वेट। तो हमने बोला सेम सिस्टम पे प्रेजेंट होता है। अ पर्सनल MSSS डेटाबेस ऑन योर लैपटॉप वेयर यू स्टोर द डेटा डायरेक्टली। हाँ, इसने बोला कि मैंने अपनी एक फाइल बनाई MS की, और उसमें अपना डेटा डाल दिया, और अगले दिन आके उसे डेटा को खुद ही देख लिया, जब आप नोटपैड पे करते हो कि हमको ये इन्फॉर्मेशन देखना है, हमने अपना डेटा नोटपैड पे लिख दिया, और अगले दिन आके खुद ही देख लिया। तो यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, सिस्टम भी एक है जिसपे फीड हुआ, और उसी सिस्टम से आपने वापस ले लिया। ये था वन टायर आर्किटेक्चर। अब आप इसे रीड कर सकते हो, ये रहा, एनी चेंजेस डन हियर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द DBMS। अब आपने अपने नोटपैड पे कुछ चीज दोबारा से चेंज करी, तो वो वापस से चेंज हो गई, कोई बीच में इंटरमीडिएटर नहीं था। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द डेटाबेस बट दे आर ऑन द सेपरेट सिस्टम। अभी नीचे आपको मैंने यही वाली चीज यहाँ पे बताई थी कि ये अलग अलग जगह प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को खुद चेक कर सकते हैं। एक वेब एप्लीकेशन है जो लैपटॉप सेंड करता है रिक्वेस्ट कॉलेज डेटाबेस को, और सर्वर फेच कर लेता है रिजल्ट्स को। तो आपने एक एप्लीकेशन पर डाला कि भाई मेरे को अपने मार्क्स देखने हैं, सर्वर ने फेच करी डिटेल्स और आपको दिखा दी। तो जो सर्वर है वो दूसरी साइड है, आपने जो रिक्वेस्ट डाली वो दूसरी साइड है। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, सेपरेट करता है टायर फ्रॉम ईच अदर, अपने टायर आपस में अलग अलग करता है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूजर्स, हाउ दे यूज द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चर। तो ये सेपरेट करता है आपस एक दूसरे से, और यहाँ पे इंटरमीडिएटर की तरह कौन सी आ जाती है, हमारी एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। सब में ना मैंने डायग्राम बनाए हैं, इसका डायग्राम बना देती हूँ बस। ये क्लाइंट है और डेटाबेस है, पर ये दोनों हैं अल्टीमेटली किसमें, एक ही उसमें है सिस्टम में। यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस अलग है, क्लाइंट अलग है, बीच में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गया। यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस क्लाइंट तो अलग है, यहाँ पे जो क्लाइंट सर्वर है और जो एप्लीकेशन सर्वर है वो आपस में बात करेंगे, तो चीजें और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। ये वाली चीज होती है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, आई गेस। हाँ, अब यहाँ से नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन टायर, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है।
प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर और डेटाबेस टायर कम पूछा जाता है, बट हाँ 3 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। तो देखो क्या होता है। यूजर टायर से मुझे समझ में आ रहा है, बट यू सी आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये अमेजोन की एक साइट है, मुझे दिख रहा है जोमेटो की एक साइट है, मुझे दिख रहा है स्विगी की एक साइट है। एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेसेस ऑर्डर, अब आपने क्या करा, एक एप्लीकेशन डाल दी कि भाई मेरे को चिल्ली पटेटो खाना है, मेरे को चाउमीन खाना है। डेटाबेस टायर में उसने आपकी एप्लीकेशन को स्टोर कर लिया, इतनी सी बात। तो आपको दिखा क्या, मेन्यू के ये चीज अवेलेबल है, आपने वहां पे ऑर्डर डाला कि भाई मेरे को ये खाना है, उसने आपके ऑर्डर को प्रिपेयर करा और इन्वेंट्री ने रॉ इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करके आपका खाना बनाना चालू कर दिया। ठीक है, ये चीज होती है। यूजर मतलब आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन मतलब क्या चाहते हो, और डेटाबेस स्टार मतलब जो भी आप चाहते हो उसको उसने स्टोर कर लिया। तो सबसे पहले ये रहा डेटाबेस, डेटाबेस से एप्लीकेशन लिंक्ड होता है और फिर आता है ऊपर प्रेजेंटेशन। इसको हम फिजिकल भी बुला सकते हैं, लॉजिकल भी बुला सकते हैं, व्यू भी बुला सकते हैं। Database star at the star database resides along its query processing language. We also have the relation that define the data and their constant at this level. यहाँ पे आप डेटा क्या और उसके कॉन्स्टेंट देख सकते हो। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ चाइनीज फूड आए, तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया कि भाई जो भी आएगा मेरी निश पे वो चाइनीज होना चाहिए। मैंने लगा दिया कि भाई मैं जो देखूं वो सिर्फ इटालियन खाना देखूं, तो मैंने अपनी निश पे लगा दिया। एप्लीकेशन मिडिल टायर को मैंने क्या बताया था, अच्छा ये डेटा टायर है, ओके ओके ठीक है, ये हमने नीचे वाला पढ़ा है सबसे, जो सबसे लास्ट में था कि भाई उसने आपका डेटा स्टोर कर दिया। उससे ऊपर क्या था, मिडिल वाला टायर, जिसमें मैंने क्या बोला था आपको कि आपने ऑर्डर को प्रोसेस करना चालू कर दिया। इसको मतलब यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं। ये हमारा मिडिल टायर होता है, मीडिएटर की तरह काम करता है एप्लीकेशन टायर में और डेटाबेस टायर में। ना ना सॉरी, ये आपका मीडिएटर की तरह काम करता है एंड टू एंड यूजर और डेटाबेस में। जो ऊपर वाला टायर था और जो नीचे वाला टायर था उनके बीच वाला टायर था, ये तो मीडिएटर का काम करा इसने। यूजर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि यूजर को क्या दिखता है, नथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस, उसको नहीं पता है कि आपके पीछे आप कौन कौन सी इंग्रेडिएंट डालोगे, नमक डालोगे, और अजीनोमोटो डालोगे, हमको नहीं पता। हमको पता है कि मेरा एंड प्रोडक्ट मेरे तक आना चाहिए। यहाँ पे आप व्यूज जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था पूरी टेबल ये है, मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट देखना है, तो मैंने एक क्वेरी डाली कि भाई इसमें से मेरा ये वाला डेटा फेच कर। फेच करने के लिए, क्वेरी फेच करने के लिए आप वेयर या हैविंग क्लास का यूज करते हो। सॉर्टेड है, डन है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या, डीबीएमएस ये नहीं बनना आ गया, तो ये नहीं आती थी रहने देना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस क्या होता है, उसने बोला यहाँ पे हमारा डीडीएल आ जाता है, डीएमएल आ जाता है, इतना ही पढ़ना है। डेटा मैनेजर कभी नहीं पूछा हुआ है अभी तक, तो डेटा डिक्शनरी भी नहीं पूछा है अभी तक। डेटा फाइल्स, जीएमएल, एंड यूजर ये नहीं पूछा है, आप रीड कर लेना बस इन्हें। ठीक है, इन्हें रीड कर लेना। इसके बाद ये आता है नेक्स्ट, जो 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर है। एक चीज मैंने जो बतानी थी वो बता देती हूँ आपको ऊपर वाली, कि डीडीएल डीएमएल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डेटा डेफिनेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल में मैंने भी अभी भी ऊपर आपको बताया था कि आपको ये टेबल बनानी है, तो यहाँ पे आप डीडीएल का यूज करोगे। आपकी टेबल दिखनी कैसी चाहिए, उसी को हम स्केमा बुलाते हैं। स्केमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, मेटा डेटा स्टोर करती है कि भाई टेबल में यहाँ पे एक कॉलम आ रहा होगा, उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे एक कॉलम आ रहा होगा, उसका नाम क्या होगा। यहाँ वाले कॉलम में मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगी, यहाँ वाले कॉलम में मैं कैर स्टोर करूंगी। तो डेटा अबाउट डेटा बताती है कि इस वाले टेबल के इस वाले डेटा में ये चीज आएगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी कि मैं कांस्टेंट, स्टोरेज डिटेल्स, कि भाई के कैसे स्टोर हो रहा है डेटा, के आइटम्स क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात होती है। मॉडिफिकेशन लैंग्वेज में क्या होता है, आप उसके अंदर क्या डालोगे और कैसे मॉडिफाई करोगे। मैंने कहा यहाँ पे अंजलि का नाम लिखवाओ, मैंने कहा यहाँ पे उज्जवल का नाम लिखवाओ, मैंने कहा यहाँ पे उनके पापा मम्मी का नाम लिखवाओ, यहाँ पे लिखवाओ कितने कितने मार्क्स आए हैं, क्यों फेल हुए हैं, तो ये वाली चीजें। फिर मैंने कहा नहीं नहीं फेल नहीं हुए हैं तो पास हो गए हैं, तो आप मैनिफिकेशन करवा रहे हो, ड्राइव करवा रहे हो, अपडेट करवा रहे हो, एक बच्चे का नाम ही हटा दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। इसके बाद ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ से ये आप रीड कर लेना, रीड कर लेना। मेरी बात तुम्हें मत आना, ठीक है ना, मैं बोलूँ नहीं आएगा और आ गया तो तुम भैया बता दोगे मेरे को, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, इजी पीजी लिखा हुआ है, बस पूछा नहीं गया है कभी। क्वेरी प्रोसेसर यूनिट भी नहीं देखा है मैंने वैसे यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक रीड वाली चीज है, ये मार्क कर दी हूँ। यही पीडीएफ मिलेगी आपको लिखी हुई, तो आप समझ जाओगे आराम से। इसी पीडीएफ को बार बार पढ़ना, जैसे मैं लिख लिख के बता रही हूँ। अगर आप लिख लिख के नहीं कर सकते तो भाई बार बार सेम पीडीएफ पढ़ोगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल आ जाता है। फिजिकल लेवल में क्या होता है, एक सेकेंड, इसका कुछ कुछ और नाम भी होता है वैसे तो। इंटरनल, हाँ फिजिकल का नाम इंटरनल होता है, फिजिकल को हम इंटरनल भी बुलाते हैं। ठीक है, बस
ये वाली चीज थी। तो इंटरनल लेवल में क्या होता है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, आपका डेटा स्टोर कैसे हो रहा है मेमोरी में, इसका मतलब डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है। कॉन्सेप्चुअल में आती है आपकी रिलेशनशिप्स और स्ट्रक्चर, कैसे आपने उन्हें रिलेट किया हुआ है आपस में। मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे अ कैटलॉग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेस बुक्स बाय सब्जेक्ट एंड ऑथर, मैंने कहा एक कैटलॉग थी जिसमें आपकी बुक्स और जो है वो सब्जेक्ट और ऑथर के नाम से ऑर्गेनाइज हुई है। इंटरनल में मैंने कहा हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, तो इसमें आ गया बुक्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट शेल्व्स यूजिंग कोड्स फॉर देयर एक्सफिशिएंट रिट्राइवल, लिखा होता है ना वहाँ पे कोड, तो कौन से ब्लॉक में कौन सी बुक स्टोर है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, स्टोरिंग के बारे में बता रहा है। हाउ डेटा इज स्टोर्ड कॉन्सेप्चुअल में आ गया यहाँ पे कि रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। एक्सटर्नल में यहाँ पे रिलेशनशिप के नाम से स्माइल मत करो, पता है जब भी सेकंड ईयर में हो इधर हो रही होगी तुम्हारी इधर उधर, ऐसे तो होनी नहीं चाहिए, सीधे से ही बच्चे लेते हैं कोर्स मेरे, तो ठीक है मत करो भाई, पढ़ लो अभी। यूजर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल में कि डिफरेंट यूजर्स ये डिफरेंट डेटा, ये ना पूरी एक चीज है कि हर एक यूजर को अलग अलग डेटा दिखता है। जैसे कि लाइब्रेरियन क्या देखेगी कि वो बुक का इशू रेट क्या है और बोरो रेट क्या है, आप क्या देखोगे भाई बुक के अंदर क्या है। तो एक्सटर्नल लेवल का मतलब होता है हाउ यूजर सी इट, यूजर के लिए क्या चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहानियां लिखी हुई हैं कि सबसे पहले एंड यूजर है, यहाँ पे वो अलग अलग व्यूज से देखेगा कि भाई आपको अलग दिखेगा, आपके दोस्त को अलग चित्र दिख रहे होंगे, उसे कुछ और चित्र पसंद आ रहे हैं, तुम्हें कुछ लिखा हुआ पसंद आ रहा है और वहां पे वो ड्राइंग देख रहा है, तो भाई अलग अलग व्यूज होते हैं, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्चुअल पे मैंने आपको बताया कि कौन सी रिलेशनशिप है सबके बीच में। फिजिकल पे मैंने आपको बताया कि वो स्टोर कैसे हो रहा है, ये चीज आप बना के आ जाना, जितने डायग्राम आप बना सकते हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो भी बोर हो जाता है थ्योरी थ्योरी देख देख के। ऑल्सो आप सारी की सारी चीजों को पॉइंट्स में स्टेट करके आना, मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे करके हर जगह ये वाली चीजें कि भाई ये लिख के आ जाना, इजिएस्ट वे में लिखा हुआ है, इसके साथ तुम्हें बहुत सारी थ्योरी भी मिल जाती है, बट ट्राई टू कीप इट सिंपल बाय राइटिंग इट इन पॉइंट्स एंड मेकिंग डायग्राम्स, आराम से मार्क्स मिलेंगे। साफ साफ पेपर पूरी जो शीट होती है उसको भर के आया करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं मार्क्स होते हैं कि आपने कितने पन्ने भरे हैं, टीचर को कोई सी कॉपी भारी लगती है तो वो भी ध्यान से चेक करता है कि भाई हाँ इसको मार्क्स देने हैं। सेट है, चलो मैपिंग क्या होती है, थक गई यार मैं, एक सेकंड बस। अभी तक हुए हैं तुम्हारे 12 पेज कंप्लीट। चलो जी, मैपिंग क्या होती है। मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सीक्वेंस, कुछ और पेन ले लेते हैं, यहाँ पे चला हुआ है पहले से। Transforming request response between the various database levels of architecture. Mapping is not good for small database because it takes more time. यहाँ पे इसने बताया इन एक्सटर्नल में क्या होता है कंसेप्चुअल मैपिंग में कि डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म कर देता है रिक्वेस्ट ऑन एक्सटर्नल स्कीमा अगेंस्ट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट, समझ सा नहीं आ रहा क्या लिखना चाह रही हूँ मैं ये, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विद इन वेरियस डेटाबेस लेवल्स। सिंपल सी बात तो यही है भाई, कुछ बनाया है इससे रिलेटेड तुमने, हाँ तो ये वही चीज है जो भी पढ़ के आए हैं ना हम, वो मैपिंग में डाल दी इसने, जो भी हमने ये पढ़ा है ऊपर फिजिकल लेवल ये सब, ये मैपिंग का पार्ट है इसने बोल दिया। इसका मतलब अगर मैपिंग पूछेगा तो भी आपको सेम ही चीज बतानी है, 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर वाली। स्टिल मैं एक बार और बता देती हूँ यहाँ तक की चीज क्या कह रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है। मैपिंग का मतलब है आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे जनरेट किया है विद इन डिफरेंट डेटाबेस लेवल्स। मैंने आपको कहा भाई ये वाला फेच करके लाओ, तो आपने मुझे ये वाला चीज निकाल के दिया। It is a process of transforming request response within various database levels of architecture. Mapping is not good for small database because it takes more time. ठीक है, हाँ तो मैपिंग स्मॉल डेटाबेस में नहीं होती होगी क्योंकि बहुत टाइम लेती है, बड़े बड़े डेटाबेस में तो उसमें होती होगी। बाकी थोड़ा इररिलेवेंट सा टॉपिक आ गया, मैं एक बार आपको अभी भी जब क्वेश्चन पेपर लगवा रही होंगी तब दोबारा बता दूंगी कि मैपिंग पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है नोट्स में कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया है उन्होंने। अच्छा अब आ जाते हैं स्कीमा और इंस्टेंस पे, इसकी भाई डिफाइन आती है और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन होता है ना टीचरों का, टुच्चा पुच्चा सा, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो होता क्या है, देखो स्केमा का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कि मेरी टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कहा मेरी टेबल में ना 4 कॉलम है, मैंने कहा मेरी टेबल में 5 रोज हैं और इतने इतने सेल्स हैं और इस वाले सेल में ये लिखा हुआ है, इस वाले सेल की हेडिंग ये है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आता है, स्टूडेंट आईडी आती है और ये आता है। तो जो स्ट्रक्चर है टेबल का कि इस वाले कॉलम में इंटीजर स्टोर होगा, इस वाले कॉलम में var स्टोर होगा, स्ट्रक्चर को बेसिकली डिफाइन करता है कौन, मेरा स्कीमा। इंस्टेंस किस चीज को डिफाइन करता है, कौन से टाइम पे कौन सा डेटा उसके अंदर प्रेजेंट है। मैंने कहा यहाँ पे शिवानी है, शिवानी के मार्क्स है और शिवानी का रोल नंबर है। मैंने कहा यहाँ पे तुलिका है, तुलिका के मार्क्स है, रोल नंबर है। मैंने कहा यहाँ पे कार्तिक है, कार्तिक के मार्क्स है, रोल नंबर है। तो ये सब क्या था, आपका इंस्टेंस था। स्कीमा का मतलब क्या स्ट्रक्चर है, इंस्टेंस का मतलब क्या डेटा है। इंस्टेंस
एक टेम्पररी डेटा है जो कि चेंज भी किया जा सकता है। तो लिखा कह रही है कि दीदी नहीं, मेरे को ना डीबीएमएस समझ नहीं आ रहा, आप एक काम करो, मेरे को ना टीओसी दे दो इसके बदले में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसका डेटा को चेंज करवा दिया। तो यहाँ पे डेटा परमानेंट नहीं था, बट जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो परमानेंट रहता है। A data which is stored in a database at a particular moment of time is called as instant। जो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए अभी ये डला हुआ है, आगे क्या होगा पता नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ मैं यार मुझे हाफ आवर लगेगा अभी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज स्कीमा। तो उसने कहा जो ओवरऑल डिजाइन है डेटाबेस का, जैसा स्ट्रक्चर है उसका, उस चीज को आप क्या बुलाते हो? स्कीमा। द डेटाबेस स्कीमा इज नोन एज द स्केलेटन स्ट्रक्चर। जो बोलती हूँ वो लिखी जाता है ऑफ द डेटाबेस। इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू क्या होता है अभी बताएंगे आपको। The schema contains the schema contains schema objects like table, foreign key, primary key, views, columns, data type, stored procedure, etc. तो उसने कहा schema में schema objects आ जाते हैं, जैसे कि टेबल है क्या, उसमें foreign की कौन सी है, उसका व्यू कैसा दिखेगा, उसमें कौन से डेटा टाइप यूज हुआ है, अभी बताया था कैरेक्टर है, फ्लोट है, इंट है, कौन से डेटा टाइप यूज है। schema direct diagram can display only some aspects of a schema like name of record type, डेटा टाइप कौन से हैं और कॉन्स्टेंट्स कौन से लग रहे हैं। तो जो स्कीमा का डायग्राम होता है वो आपको कुछ ही चीजें दिखा पाता है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कोशिश तो करी है स्कीमा का प्रोग्राम दिखाने की ऑब्जेक्ट। तो इसने बताया स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, उसमें सारे के सारे कॉलम्स हैं। कोर्स नाम की एक टेबल है, उसमें सारे के सारे कॉलम्स हैं। तो ऐसा कुछ स्कीमा दिखता है कि भाई टेबल का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। अब आ जाते हैं डेटा इंडिपेंडेंस पे। ये आपकी फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल ना यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा नहीं दिया हुआ था, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक नई चीज निकाली थी चैट जीपीटी से, वो आपको दिखा देती हूँ। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। ये रहा, देखो भाई, एक और पेन भी है मेरे पास, पता है तुम्हें, यहाँ पे भी चल जाएगा। हम्म, देखो जी। हम्म, तो इसने कहा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। स्टोरेज चेंज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर। जब आप स्टोरेज में चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चेंजिंग द इंटरनल स्टोरेज ऑफ डेटा विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा, इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कि आपने स्ट्रक्चर में चेंज किया, इंटरनल स्टोरेज में चेंज किया और उसका कोई असर नहीं हुआ लॉजिकल स्कीमा पे, इसका मतलब टेबल और उसकी रिलेशनशिप पे। मूविंग द डेटाबेस फ्रॉम एचडीटी टू एसडीटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज करना इंडेक्स टेक्निक्स को, इम्पैक्ट क्या हुआ, नो इफेक्ट ऑन द टेबल कॉलम और यूजर क्वालिटी। इसका मतलब आपने उसके स्टोरेज में चेंज कर दिया, कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस था उससे आपने शिफ्ट करा, तो कोई चेंज वहां पे नहीं दिखेगा आपको। एक लॉजिकल स्कीमा के भाई पहले भी टेबल ऐसी दिख रही थी, अभी भी टेबल ऐसी दिख रही है। लॉजिकल में क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज नो इफेक्ट ऑन यूजर यूज। अब स्ट्रक्चर तो चेंज होगा बट यूजर के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, यूजर को वैसा ही दिख रहा होगा। चेंजिंग लॉजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग यूजर एक्सटर्नल व्यूअर्स। ठीक है, बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा होगा। एक्सटर्नल व्यूज लिखा है, ठीक है बढ़ता है। स्प्लिटिंग स्टूडेंट टेबल इनटू स्टूडेंट डिटेल्स एंड स्टूडेंट मार्क्स। आपने एक स्टूडेंट टेबल थी जिसे आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एडिंग अ न्यू कॉलम ईमेल इन द स्टूडेंट टेबल, impact no effect on how students see their results। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि व्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको जैसा दिख रहा था वैसा ही दिखेगा, बस एक नया स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में तो चेंज होगा बट ज्यादा चीजें चेंज होती हुई यूजर लेवल पे नहीं दिख रही होंगी। हमें पता है कि हमने एक नई क्वेरी टाइप करी है इस चीज को चेंज करने के लिए। यहाँ पे देखो कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यू कैन सी, देख लेती हूँ स्क्रीन पे, हाँ दिख रहा है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, हाउ डेटा बुक्स आर स्टोर्ड बट नॉट हाउ दे आर कैटेगराइज। उसने बोला फिजिकल डेटा में क्या हो रहा है, कैसे वो स्टोर हो रही है बट नॉट कैसे वो कैटेगराइज है। मूविंग बुक्स फ्रॉम वुडन शेल्स टू मेटल रैक्स। आपने क्या करा, बुक्स पहले इस वाले शेल में रखी हुई थी, आपने उठा के दूसरे रैक में रख दी। क्या हो रहा है लैपटॉप को। चेंजिंग बुक कैटेगराइजेशन विदाउट अफेक्टिंग रीडर्स। अब आपने बोला कि आपने ना बुक की कैटेगरी को ही चेंज कर दिया पर रीडर्स पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आया। जैसे कि आपने स्प्लिट कर दिया साइंस को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अच्छा तो है तो साइंस ही, तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही तो सेपरेट किया है, टोटल चीज तो वही है, तुमको जो मिल रहा था वही मिल रहा है, अभी भी बुक वही है, बट आपने कैटेगरी कर दिया कि भाई ये वाली जो साइंस पढ़ रहे हो ना ये केमिस्ट्री है, ये वाली जो साइंस पढ़ रहे हो ये फिजिक्स है। सेम चीज ये ऊपर बताना चाह रहा था जहाँ पे मैंने आपको कहा था समझी नहीं मैं। तो इसने बोला स्टूडेंट टेबल तो स्टूडेंट टेबल, या आपने क्या किया, स्टूडेंट की डिटेल्स को अलग कर दिया, मार्क्स को अलग कर दिया। अल्टीमेटली स्टूडेंट को जो चाहिए वो तो दिख ही रहा है, बस उतनी बात है। यहाँ पे इसने कुछ कुछ लिखा है,
कि आपका स्टोरेज मेथड, फाइल स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग वगैरह किसमें आता है, फिजिकल इसमें आता है। लॉजिकल इंडिपेंडेंस में क्या आ जाता है, आपके टेबल, रिलेशनशिप और स्कीमा स्ट्रक्चर आ जाता है। व्हाट रिमेन सेम, सेम क्या रहती है, टेबल और रिलेशनशिप अभी भी सेम रहती है। यहाँ पे यूजर व्यूज और फाइल्स अभी भी सेम रहते हैं। मूविंग एचडीडी टू एसटीडी था एग्जांपल किसका, फिजिकल लेवल का, कि आपने एक चीज को हटा करके दूसरे रैक में रख दी, ठीक है, एसडीडी से एसटीडी में कर दिया, मेटल रैक से वुडन रैक में कर दिया, सेम चीज। और आप लॉजिकल इंडिपेंडेंस में क्या कर देते हो, एक टेबल को स्प्लिट कर देते हो, एक कॉलम को दो अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर देते हो। सॉर्टेड है, डन है। मेरे को लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, ऐसा है तो बताना, मैं थोड़ा धीरे बोलना चालू करूंगी। मुझे इसलिए तेज बोलने की आदत है जिससे कि आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर लो। रादर मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कि मैं आपको ये अलग से भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट भेज दूंगी इस वाली चीज का। डन। अब आगे डेटा मॉडल क्या होते हैं। आप डेटा को किस वे में देखते हो उसे हम बुलाते हैं डेटा मॉडल। मैंने कहा एक डेटा था, मैंने कहा कि प्रियांशी महक की दोस्त है, महक निखिल की दोस्त है, पर निखिल तो बदतमीज है, छोड़ो। मैंने कहा कि एक मम्मी है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है, दूसरी वाली आंटी है, उनके दो बच्चे हैं। तो ये कैसा मॉडल हो गया, हायरार्कियल मॉडल हो गया। बट नेटवर्क मॉडल में क्या हो जाएगा कि भाई हो सकता है कि ये दोनों बच्चे एक ही मम्मी के हों। हाँ, यही चीज होती है कि दो चाइल्ड का सेम पेरेंट भी हो सकता है, ऐसे करके होता है कुछ मैं पढ़ के बताती हूँ। द डेटाबेस मॉडल डिफाइन द लॉजिकल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एसेस्ड एंड अपडेटेड इन द डेटाबेस। तो लॉजिकल डिजाइन क्या है, कैसा दिखता है तुम्हारा डेटाबेस, उसका स्ट्रक्चर क्या है। While the relational model is most widely used database model and there are other models too. Relational model जो है इन सब में से सबसे ज्यादा यूज मॉडल है जिसका नाम RDBMS होता है, सबसे ज्यादा यूज्ड मॉडल यही माना जाता है। इसमें बोला कौन कौन से टाइप होते हैं, हायरार्कियल मॉडल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हायरार्की होगी, उसके नीचे दो, उसके नीचे फिर कुछ, उसके नीचे फिर कुछ, तो एक टॉप डाउन अप्रोच इसमें चलती है। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, जिसमें अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक जो चाइल्ड है वो एक ही पेरेंट का हो, अलग अलग पेरेंट्स का भी हो सकता है। एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल होता है जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। आरडीबीएमएस की डिफाइन आ जाती है, बस डिफाइन आ जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है प्रॉपर। कितने मार्क्स का बनता है वो भी बता देती हूँ, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिड सेम में, और इन सेम में 7 से 8 नंबर का भी बन जाता है। Hierarchical model क्या होता है, दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद अ सिंगल रूट। एक सिंगल रूट होगी टॉप पे जो अदर डेटा से लिंक होगी। हायरार्की जो है वो स्टार्ट करेगी रूट डेटा से, एक्सपेंड होगी एक ट्री की तरह, ऐड करती जाएगी चाइल्ड नोड। तो इसका मतलब ये टॉप रूट है, ये टॉप रूट है, इसके नीचे कुछ पेरेंट्स आ रहे होंगे, इसके नीचे नीचे, और ये क्या होंगे, एक्सपैंड हो रहा है, और इसके नीचे लास्ट में क्या जाएंगे, कुछ कुछ चाइल्ड नोड्स आ जाएंगे, ऐसा दिखेगा। दिस मॉडल द चाइल्ड नोड विल ऑलवेज हैव सिंगल पेरेंट। यहाँ पे जो चाइल्ड नोड है ना, उसका एक सिंगल पेरेंट ही होगा। वही मैंने आपको बोला था अभी कि नेटवर्क मॉडल में हो सकता है एक ही बच्चा हो पर दो मम्मियां हो, जैसे कृष्णा जी, ठीक है, बकवास नहीं लेनी, ऐसे वाली चीज है। In this model, the child node will only have a single parent. हाँ, in this model, efficiently describe the real world relationship like the index of book, कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ये इसी वाले चैप्टर में आ रहा होगा। Hierarchical model है many to one relationship. One department can have many course, many professors and of course many students. एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे प्रोफेसर एंड बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट दो कोर्सेज में एनरोल्ड है कि भाई मैं बीबीए भी कर लेती हूँ, मैं बीसीए भी कर लेती हूँ, ये नहीं हो रहा होगा। एक कोर्स, एक बच्चा एक ही कोर्स में एनरोल हो रहा होगा, ये वाली चीज है। जैसे कि कॉलेज, कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट में कोर्स, टीचर और स्टूडेंट्स, कोर्स में आ गया थ्योरी और क्लास। ये आप एग्जांपल ड्रॉ करके आ सकते हो आराम से। नेटवर्क मॉडल में मैंने आपको भी बताया एक बच्चे के दो पापा मम्मी हो सकते हैं। इन दिस एक्सटिंक्शन ऑफ द हायरार्कियल मॉडल ही होता है, एक्सटिंक्शन ही है हायरार्कियल मॉडल का। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक अ ग्राफ एंड आर अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। यहाँ पे अलाउड है कि एक ही चीज की दो पेरेंट नोड हो रही हो। इन दिस डेटाबेस मॉडल इज मोर रिलेटेड एज more relationships are established in this database model. Also, as the data is more related, accessing the data is easier and fast. यहाँ पे डेटा को इसलिए आप आराम से easier access कर सकते हो और fast होता है। This way, most widely used database model before relational was introduced. तो ये सबसे ज्यादा यूज था जब तक रिलेशनल नहीं आया था। जब से रिलेशनल आया, रिलेशनल की वाई में है। जो आप एसक्यूएल पढ़ते हो, माइस्क्यूएल पढ़ते हो, वो सब आरडीबीएमएस के अंदर आता है। रिलेशन होता क्या है बेसिकली कि मेरे रिलेशन में ये क्या है, तो इसमें आप टेबल्स का, रोज का यूज करते हो, है ना, कि ये वाली रो में तो ये है, इस वाली रो में ये है, तो रिलेशन देखते हो आप दो चीजों के बीच में। अब वो सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया जो भी मैं हायरार्की में बना के आई थी, ये किसका है, नेटवर्क का है। हायरार्की में क्या बनाया था हमने, हायरार्की में बनाया था कि एक पेरेंट नोड, एक जो है वो टॉप नोड है, उसके बाद एक पेरेंट नोड, पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड, बट जो चाइल्ड नोड है वो अलग अलग है। इसमें एक ही चाइल्ड नोड को मैंने दो पेरेंट से कनेक्टेड भी दिखा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल बना दोगे।
कभी कभार माइन्यूटली है कि आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछ ले, वैसे नहीं पूछता, बट हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के डिफाइन पूछता है शॉर्ट नंबर में, और बड़े मार्क्स में इसका क्वेश्चन भी आ जाता है पूरा का पूरा। एक्चुअली ईआर मॉडल ना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। काफी बच्चे हमारी क्लास में उस टाइम पे क्या करते थे कि इसे छोड़ ही जाते थे कि नहीं समझ में आ रहा, ऑल्दो मैं जैसे पढ़ाने वाली हूँ मस्त समझ में आएगा मक्खन। स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इन द डेटाबेस मॉडल रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी। जब आपको बोला मैंने कि आपके पास कुछ कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यदि स्टूडेंट है तो ये ऑब्जेक्ट है आपके इंटरेस्ट का, तो उसको मैंने क्या बना दिया, एक एंटिटी, कि वो अपने आप में एक एंटिटी है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द एट्रीब्यूट्स। अब जो स्टूडेंट है वो किसके मार्क्स लाता है, उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये सब क्या आ जाते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। डिफरेंट एंटिटीज रिलेटेड यूजिंग रिलेशनशिप्स। अब अलग अलग एंटिटीज, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है और एक एम्प्लॉय है, स्टूडेंट अपने आप में एक एंटिटी है, एम्प्लॉय अपने आप में एक एंटिटी है, इस एंटिटी के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स से इसके एट्रीब्यूट्स हो गए आपका स्टूडेंट आईडी, इसका एट्रीब्यूट्स हो गया आपका मार्क्स, और आपकी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए आपकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और आपकी एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स, ये दोनों एंटिटीज जो हैं, पहले एट्रीब्यूट्स लिंक्ड हैं आपकी एंटिटी से, एंड देन जो एंटिटीज हैं वो आपस में लिंक्ड हैं एक रिलेशनशिप से। आया जी समझ में, डन है। ईआर मॉडल आर डिफाइंड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स इनटू अ पिक्टोरियल फॉर्म। ईआर मॉडल क्यों यूज होते हैं, जिससे कि आप कोई भी रिलेशनशिप को एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सको, टू मेक इट इजियर फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड। दिस मॉडल इज गुड टू डिजाइन अ डेटाबेस व्हिच कैन बी टर्न इनटू अ टेबल्स इन रिलेशनशिप मॉडल। ये क्यों डिजाइन किया जाता है, जिससे कि आप एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे एज एड्रेस एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स कैन बी अनदर एंटिटी। अब एड्रेस जो है वो अपनी एंटिटी हो सकता है, और जो आपका स्ट्रीट नेम होगा, पिन कोड होगा, सिटी होगी, ये सब क्या होंगे, आपके एट्रीब्यूट्स हो रहे होंगे। सॉर्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो आपके लिए इन्होंने एक डायग्राम बना दिया है। डायग्राम में ये क्या कह रहे हैं कि आपका एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज द एंटिटी, student is the entity and these are the attributes that are linked to student। जैसे कि स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की आईडी क्या है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट के बारे में बता रही हैं, उसकी क्वालिटी बता रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं, तो आप इन्हें क्या बुलाते हो, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट मॉडल जो आ जाता है इस केस में, दैट इज योर रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के ऊपर डिफाइन पूछी जाती है, डिफाइन पूछी जाती है। इज इट इन दिस मॉडल, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपको सब दिख रहा है ना सही से। यस, तो अब आ जाते हैं अपने रिलेशनल मॉडल पे। मैंने आपसे कहा कि इसका डिफाइन पूछा जाता है कभी कभी कि होता क्या है। तो रिलेशनल मॉडल का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपकी जो टेबल है उसकी इन दोनों रोज के बीच में क्या रिलेशन है। जब आप टेबल्स और कॉलम्स की फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हो डेटा को, तब हम उसे एक रिलेशन बुलाते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया, टू डायमेंशनल टेबल्स होती हैं, डेटा ऑर्गेनाइज इनटू टू डायमेंशनल टेबल्स। ये हो गई आपकी स्टैंडिंग वाली वाई एक्सिस एंड रिलेटिव वाली एक्स एक्सिस। एंड द रिलेशनशिप मॉडल इज मेंटेन बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। रिलेशनशिप मॉडल आपका मेंटेन किया जाता है बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी आर द कॉमन फील्ड्स। इन दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस बाय दिस, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ। एंड इट वाज मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस मॉडल। इन फैक्ट इट वी से ओनली डेटाबेस मॉडल यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना रिलेशन मॉडल में, उसे हम टेबल बुलाते हैं। टेबल होती क्या है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टेबल। सेम चीज को हम रिलेशंस भी बुलाते हैं, टेबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिलेशंस। सो बेसिकली ये जो आपकी रो हो गई, ये आपका कॉलम हो गया, इन दोनों की फॉर्म में जब आप किसी एक डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हो तब आप उसे रिलेशन मॉडल बुलाते हो। अब इसने इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, वट दे हैव डन इज, उसने स्टूडेंट आईडी को कॉमन लिया, स्टूडेंट आईडी को कॉमन लिया, और दोनों के यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी को मर्ज करवा दिया। ओ आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मार्क्स क्या करने की कोशिश करी है इसने, स्टूडेंट आईडी ले ली यहाँ से, सब्जेक्ट आईडी ले ली यहाँ से, और मार्क्स बाहर से फिल करवा दिए। हाँ, तो मतलब यही करना चाह रहा है कि यहाँ से स्टूडेंट आईडी ले ली, यहाँ से सब्जेक्ट आईडी ले ली, दोनों को मर्ज करवा के मार्क्स वाली फील्ड बाहर से ऐड करवा दी। कुछ तो करना चाह रहा है, बट हाँ
मत बनाना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। यहाँ पे चीज ये होती है कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है, 2 डायमेंशनल टेबल्स होती हैं जहाँ पे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, उस पूरी की पूरी चीज को आप टेबल बुलाते हो, और टेबल को आप क्या बुलाते हो, रिलेशन बुलाते हो। तो जब भी आप किसी चीज को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हो, आप उस चीज को क्या बुलाते हो, रिलेशनल मॉडल। अब आ गए हम डीडीएल, ये आ गई आपकी डेटाबेस लैंग्वेजेस के ऊपर। हम यहाँ से अपना पहले वाला काम डिलीट करके नया पेन लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। अब आ गए आप डेटाबेस लैंग्वेजेस के ऊपर कि कौन कौन सी डेटाबेस लैंग्वेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए जी, अब हमने सबसे पहले बोली डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप डेटा को किस ऑर्डर में डिफाइन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डीडीएल। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपने जब उसे अपना हाँ, जब आपने टेबल बनाई है और आपने बताया कि मेरे पास इतने रोज होंगे, इतने कॉलम होंगे, इस वाले कॉलम में मैं इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ, इसमें मैं चार स्टोर कर सकता हूँ, इसमें मैं वैर स्टोर कर सकता हूँ, तब आप क्या बताते हो कि भाई ये डेटा को आप डिफाइन कर रहे हो। स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई द डेटा स्ट्रक्चर और स्कीमा, ठीक है। इट इज टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट अलाउज डीबीए और यूजर टू डिपिक्ट एंड नेम दोज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। तो वही है, यहाँ पे एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है ये। यहाँ पे आपकी कौन कौन सी कमांड्स आ जाती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम। देखो यहाँ पे नीचे सिंपल भाषा में दिखाती हूँ। यूज क्या है क्रिएट का, कि क्रिएट करना है आपको न्यू डेटाबेस या फिर कोई न्यू टेबल। कौन सी कमांड यूज होती है इसमें, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट ही यूज होता है सिंपल। देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और कौन कौन सा, आपका जो आईडी है वो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, जो आपका नेम है वो वैरकर में होना चाहिए, और वैरकर में वो 50 कैरेक्टर स्टोर कर लेने चाहिए। जैसे अगर मैं नाम कह रही हूँ ओम, तो इसमें 2 कैरेक्टर है। अगर मैं नाम कह रही हूँ यश, तो इसमें 4 कैरेक्टर है। अगर मैं नाम कह रही हूँ तुलिका, तो इसमें 6 कैरेक्टर है। तो उसने कहा ऐसा नाम भी ले लेना जिसके 50 अल्फाबेट्स तक आ सके। ऑल्टर का मतलब होता है आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है एग्जिस्टिंग टेबल में। जैसे कि आपने कहा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एज इंटीजर। अब हमने कहा कि ना एक और कॉलम ऐड करो और उसका नाम रखना एज, और यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ड्रॉप का मतलब है उस पूरी की पूरी टेबल को कंप्लीटली डिलीट कर दो, ये पूरी की पूरी टेबल ही हट जाएगी। ट्रंकेट का मतलब है डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम द टेबल। ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंस क्या होता है, ड्रॉप में आपकी पूरी की पूरी टेबल खाली हो जाती है, डिलीट हो जाती है डेटाबेस से। अगर आप सर्च करोगे क्या ये वाली टेबल एग्जिस्ट करती है, तो वो कहेगा नहीं। ट्रंकेट में टेबल तो रहती है पर टेबल के अंदर जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द एम्प्टी सेट। रीनेम कर दो टेबल का नाम, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू लर्नर्स। अब आपने क्या कह दिया कि भाई ये जो टेबल थी ना इसका नाम था स्टूडेंट्स, इसका नाम अब क्या कर दो, लर्नर्स कर दो। ये चीज होती है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दोबारा से बड़ी बड़ी मोटी मोटी भाषा में समझाती हूँ। जब भी आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो कि आपकी टेबल या आपका डेटाबेस दिखेगा कैसे। बेसिकली टेबल तो ये चीज है, डेटाबेस में बहुत सारी ऐसी टेबल्स आ रही होती है। तब आपने कहा कि एक डेटाबेस बनाओ। पहले मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस, मान लो स्कूल, ठीक है। फिर मैंने क्रिएट करी टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसमें मैंने बताया कि मुझे ना एक तो आईडी चाहिए स्टूडेंट की और एक उसका नाम चाहिए। तो मैंने कहा आईडी जो होनी चाहिए वो इंटीजर में होनी चाहिए, कॉमा नेम किस में होना चाहिए, वैरकर में होना चाहिए, कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए वो बता दिया। फिर आपने बोला उसी डेटाबेस में दूसरी टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल मान लो टीचर्स, ठीक है। फिर आपने बोल दिया क्रिएट टेबल टीचर, ब्रैकेट्स में आप क्या लिखोगे, टीचर आईडी इंटीजर में होनी चाहिए, कॉमा लगा करके टीचर नेम किस में होना चाहिए, वैरकर में होना चाहिए। तो ये चीज हो गई कि आपने एक टेबल बनाई, उसमें डेटा को फीड कर दिया, क्रिएशन हो गई। अब आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ना एक और चीज ऐड करवानी है कि स्टूडेंट कौन सी सिटी से आता है, तो आप इसमें कौन सी कमांड यूज करोगे, ऑल्टर कमांड। मैंने कहा नहीं, अपना टीचर वाली टेबल को डिलीट ही कर दो, मुझे नहीं चाहिए वाली टेबल, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, ड्रॉप। अब आपने कहा बच्चे ना नए आ रहे हैं, पूरा सेशन चेंज हो गया है, नए बच्चे का एडमिशन लेना है मुझे फर्स्ट क्लास में, तो आप क्या यूज करोगे, ट्रंकेट। पहले वाला जितना डेटा था टेबल में से वो सब डिलीट हो जाएगा। रीनेम कर दो भैया मेरी फर्स्ट क्लास को एलकेजी क्लास में, तो ये रीनेम हो जाएगा। ये हो गई आपकी डीडीएल कमांड। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातें और लिखी हुई हैं आपके लिए, इन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। सो यस, इट्स लाइक कि डिफाइन करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, नॉट डेटा को। डेटा नहीं बता रहा उसके अंदर लिखना क्या है, वो नहीं बता रहा, तुलिका, कार्तिक, उज्जवल, फलाना ढिमकाना, ये नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। इसमें कौन कौन सी कमांड आ जाती हैं वो लिख दी हमने, अभी पढ़ के आए हैं हम। इरिवर्सिबल एक्शंस होते हैं सिर्फ ड्रॉप को छोड़ करके। ड्रॉप जो है आई मीन सॉरी, इरिवर्सिबल एक्शंस होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब आप वापस से डेटा को नहीं ला सकते। ड्रॉप एक बार आपने कर दिया तो वापस टेबल नहीं आएगी। अगर आपने एक बार सिटी ऐड करवा दी और आपने एक बार बोल दिया कि भाई इसका नाम ये है, तो वो नहीं हो पाता है। यूज द डेटाबेस एडमिन्स टू मैनेज द स्कीमा। कौन मैनेज कर सकता है ये स्कीमा को, कौन मैनेज कर सकता है स्ट्रक्चर को, मैं मैनेज कर सकती हूँ क्योंकि मेरी टेबल है। इसमें मैं अपने साथ एक और बच्चे को भी परमिशन दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अरुण भैया भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट देख रहे हैं। मैंने कहा जय भैया भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे एडमिन पैनल में आते हैं। पर किसी स्टूडेंट को हम मैसेज नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है आप एडमिन्स जो लोग हैं वही इसे ठीक कर सकते हैं अगर आपको बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो या फिर मैनेज करना हो। अब आ गया नेक्स्ट आपका ये जो है यहाँ से ये वाली चीज, इट इज फॉर द डीएमएल।
DML कमांड्स यूज टू मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा। अब एक बार मैंने टेबल बना दी, एक बार मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया, अब मैं कह रही हूँ भाई उसमें ना डेटा डालो। मैंने कहा कि डेटा डालो कि स्टूडेंट आईडी है 1, नाम है कार्तिक और इसका सब्जेक्ट है मान लो पांचों सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने डेटा पुश किया। अब मैंने कहा नीचे डेटा डालो कार्तिक 2, इसका नेम ये है, इसके पास 3 सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं गलत हो गया, कार्तिक 2 ने तो एक ही सब्जेक्ट लिया था। तो यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करवा रही हूँ। ऊपर मैंने किसमें मॉडिफिकेशन करवाई थी, टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करवाई थी कि भाई एक और कॉलम ना ऐड कर दो, कि भाई पूरी की पूरी टेबल ना डिलीट कर दो। इसमें आप टेबल को डिलीट नहीं करोगे, इसमें अगर आपको डिलीट करना है तो आप डेटा को डिलीट करोगे। ध्यान रखना DDL में ड्रॉप कमांड यूज होती है और ट्रंकेट कमांड यूज होती है, DML में डिलीट कमांड यूज होती है फॉर द सेम ऑपरेशन कि आपको कोई चीज रिमूव करनी है। तो इसने वही बता दिया, ऑपरेशन होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब है रिट्राइव करना है। मैंने कहा जितने बच्चों का भी डेटा मैंने डाला सबका दिखाओ किस किस बच्चे ने 5 कॉम्बो का कोर्स लिया है, तो ये सारा डेटा दिखा देगा। डज नॉट डिफाइन स्ट्रक्चर, ओनली मैनिपुलेट्स डेटा। स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता, सिर्फ मैनिपुलेट्स करेगा डेटा को। सिलेक्ट इज द ओनली कमांड दैट डज नॉट चेंज डेटा। सिलेक्ट एक ऐसी कमांड है जो डेटा को चेंज नहीं करती, वरना सारी कमांड जो है वो डेटा को चेंज करती हैं। रुक गया क्या, शिट। तो इंसर्ट में क्या हो जाएगा हमारा, ऐड कर देता है न्यू डेटा को टेबल के अंदर। जैसे कि हमने बोला कि स्टूडेंट वाली टेबल थी, एक कॉलम का नाम आईडी था, दूसरे कॉलम का नाम नेम था, तीसरे कॉलम का नाम एज था। तो इसमें आप ये वैल्यूज डाल दो। अपडेट में क्या हो जाता है, मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग डेटा को जो कि टेबल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने कहा अमित की एज जो है वो 20 की जगह 21 कर दो भाई। ठीक है, जहां पे भी आईडी कितनी है 101 है, तो ये जाएगा आईडी 101 पे, ढूंढेगा कि आईडी 101 किसकी है, उस वाले नाम पे जाकर के उसकी एज को बढ़ा देगा। तो अपडेट हो गया। डिलीट कर देगा एक डेटा को कॉलम में से। मैंने कहा अमित को हटाई दो, बहुत बदमाशी कर रहा है, ये इतनी एज उतनी एज, हटाई दो। सिलेक्ट में क्या हो जाएगा कि भाई उस बच्चे का डेटा निकाल के दिखाओ जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ। मैंने कहा अरुण भैया के मार्क्स निकाल के दिखाओ पिछले सेमेस्टर के। ठीक है, निकाल भी सकते हो आप। तो हम कह रहे हैं कि हमें डेटा निकाल के दिखाओ कि भाई कौन सा डेटा कैसे था। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ गया हमारा मैनिपुलेशन डीएमएल। अच्छा, ये वही चीज है जो ऊपर मैं अभी आपको पढ़ा के आई हूँ। सेम चीज आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मर्ज वगैरह नहीं करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं आपको लेकर के। आप प्लीज ये वाले जो चेंजेस हैं ये अपनी पीडीएफ फाइल में जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पे करते जाना। आज ये जो चेंजेस मैं कर रही हूँ, लिख लिख के दिखा रही हूँ, काट रही हूँ, ये नहीं मिल रहा होगा आपको। रॉ फाइल मिल रही होगी साफ सुथरी सी, वरना तो बहुत गंदी फाइल मिलेगी। ऑल सेट, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ गया डीसीएल क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ द डेटाबेस। अच्छा, डीसीएल क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ये आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दे देता है। फॉर एग्जांपल ग्रांट और रिवोक पढ़ना होता है आपको, सिर्फ ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब क्या होता है कि भाई एसएस दे दो, रिवोक का मतलब क्या होता है कि भाई परमिशन वापस ले लो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ना आज एसएस नहीं दे पा रही हूँ, तो अरुण भैया आप एसएस दे दो। तो मैंने अरुण भैया को कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एसएस दे दिया कि आप प्लीज आज बच्चों का एसएस दे दो, आपके पास वो है, परमिशन है। ठीक है, एंड देन जब मेरा सिस्टम ठीक हो गया तो मैंने कहा अरुण भैया से एसएस वापस ले लेते हैं, ये कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, चैनल डिलीट कर देंगे, तो वापस ले लो। ठीक है जी, समझ में आया। तो ग्रांट करना मतलब परमिशन देना, रिवोक करना मतलब वापस लेना, सिर्फ इतना आना चाहिए आपको। टू एसेस द प्रिविलेजेस टू बैक द परमिशन फ्रॉम द यूजर, जिसको भी आपने प्रिविलेज दी थी उससे परमिशन वापस ले लो, प्रिविलेज वापस ले लो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज द यूजर एसेस एंड सिक्योरिटी। यूजर कैसा एसेस कर सकता है और उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। मैं हर किसी को एसेस नहीं दूंगी, जो मेरे जान पहचानने वाला है, जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं, ऑथोराइज्ड यूजर है, उसको मैसेज देती हूँ। यहाँ पे कौन कौन आ जाता है, ग्रांट आ जाता है, रिवोक आ जाता है, यूज द डेटाबेस एडमिन्स डीबीए। ठीक है, एंड इंश्योर करता है डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को, यही इसका मेन पॉइंट है। डीसीएल इसलिए यूज होता है कि आप कंट्रोल दे रहे हो किसी को, ठीक है, प्रिविलेज का कंट्रोल दे रहे हो कि वो डेटाबेस में चेंज कर पा रहा है। नेक्स्ट आ गया टीसीएल। टीसीएल में भी आपको इजी पीजी है, बता देती हूँ। ये चीज हटा देते हैं आपकी स्क्रीन पे से, यस। तो टीसीएल क्या कहता है, स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द मेड बाय द डीएमएल स्टेटमेंट। जो भी चेंज डीएमएल स्टेटमेंट करके आई थी उसको रन करने के लिए आपको टीसीएल की जरूरत होती है। मैंने कहा जितनी चेंज मैंने अभी तक कैनवा की फाइल में करे हैं उसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, कमिट हो गया, इसका मतलब आपने जितने चेंजेस करे वो सब सेव हो गए, अब वो डाउनलोडेड फाइल आपके पास आ गई है। सेव पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे आप इट आइडेंटिफाइज द पॉइंट इन द ट्रांजैक्शन टू व्हिच यू कैन लेटर रोल बैक। ठीक है ना, रोल बैक का मतलब क्या होता है कि रीस्टोर कर दो सारे की सारे चेंजेस। जो मैं भी कर रही हूँ ये सब आपको नहीं दिख रहा होगा, तो जो मैं लास्ट काम करती हूँ ये एक्जैक्टली वही चीज हो रही है
है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि मैं जहां तक काम करती हूँ यहाँ तक का चीज सेव है। जैसे ही मैं रोल बैक करती हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से रोल बैक किया तो आपके लिए सारा चीज हट गया। इंस्टेड रहता क्या है, जहां पे भी मैंने अपना कमिट दबा दिया तो पीछे की कमांड रहेगी, आपकी ढब का एग्जाम्पल ले सकते हो, सेम चीज वही तो है। लिख दिया यहाँ पे सब कुछ आपके लिए, कमिट क्या है, रोल बैक क्या है, सेव पॉइंट क्या है, सेव पॉइंट वाला पॉइंट है जहां से रोल बैक स्टार्ट होता है। रोल बैक क्या है कि जितना भी लास्ट आपने काम करा है सबको हटा दो। कमिट का मतलब क्या है कि यहाँ तक चेंजेस जो है आपके परमानेंटली सेव हो जाएंगे। सिर्फ ये तीनों ही आपने पढ़नी है। ऑल सेट है, डन है। एक बार आपको इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, ये वाला जो कि लिखा हुआ है। क्या कह रहा है ये आपको कि एसक्यूएल जो है स्टेट अकाउंट, उसने क्या बोला कि अपडेट करो अकाउंट को, सेट कर दो बैलेंस को -500, जितना भी बैलेंस था उसमें से माइनस कर दो 500, जहां पे भी अकाउंट आईडी कितना है, अकाउंट नंबर कितना है, 101 है, मतलब 500 रुपए का तुम कुछ खा पी गए तो उस वाले जो बैलेंस था पहले वाला उसमें से 500 माइनस करके लिख दो जिसका भी अकाउंट है वो। अगर 5000 था तो 4,500 लिख दो। तो यहाँ पे हो गया मेरा अपडेट कमांड यूज हो रही है। यहाँ पे मैंने बोला कि एक्सीडेंटल मिस्टेक थी भाई, ऐसा नहीं करना था, हटा दो, रोल बैक कर दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं खाया हमने, वो तो दोस्त ने खाया था, दोस्त वापस दे देगा। मैंने सब चेंजेस हटा करके कमिट कर दिया, तो मतलब जो आपका बैलेंस था पहले वाला वही रहेगा। अब जो भी चेंजेस होंगे वो परमानेंटली सेव हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि बहुत वास्ट मॉडल पे समझा जाता है। ईआर मॉडल का एक क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में, 3 से 5 नंबर में पूछ लिया तो कोई कोई हैरानी वाली बात नहीं है, 3 से 5 नंबर में आराम से पूछता है। हो सकता है इससे ज्यादा का भी आ जाए। आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वहां पे आपको ईआर मॉडल बनाने के लिए भी देता है 8 नंबर में, हो सकता है आपको 5 नंबर में अभी मिड सेमेस्टर में भी दे दे। ईआर मॉडल होता क्या है, देखो ध्यान से समझो। एंटिटी मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। आपने शायद ये ना उसमें पढ़ा होगा, ऊप्स में ऑब्जेक्ट पढ़ा था। जो भी रियल वर्ल्ड एक चीज है आप उसको ऑब्जेक्ट बुलाते हो, सेम आपका डीबीएमएस में होता है। जो भी रियल वर्ल्ड एक चीज प्रेजेंट है आप उसे एक एंटिटी बुलाते हो जिसके ऊपर आप काम परफॉर्म करना चाहते हो। मैं अगर एग्जांपल लूं एक स्कूल का, तो स्कूल एक एंटिटी है। मैंने स्कूल में से 2 एंटिटीज और निकाली, मैंने कहा एक स्टूडेंट एंटिटी है, एक मेरी टीचर एंटिटी है, ठीक है। उस एंटिटी को मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और डिवाइड किया कि भाई स्टूडेंट के पास ना 5 सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी भी जाता है, स्टूडेंट वॉशरूम भी यूज करता है, स्टूडेंट टीचर का दिमाग भी खाता है, डाउट क्लास भी लेता है। मैंने टीचर को डिवाइड किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब आप अलग 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 चीज एक एंटिटी को देते हो तो आप उन्हें एट्रीब्यूट्स बुलाते हो। समझ में आ गया, डन है। यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो बेसिकली ईआर मॉडल को कभी भी डिफाइन करने के लिए आता है ना, तो हम ये 2 पॉइंट्स लिख के आते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, सेम चीजें आप अपने पास मार्क कर लेना जहां पे भी मैं स्टार लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो आगे का मैं पढ़ा रही हूँ ये सेव नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज यहाँ पे भी 3 नंबर 5 नंबर लिखा है, स्टार बार बना रही हूँ, बनाते हुए चलिएगा। एज ये पीडीएफ ना सेव नहीं हो पा रही है टीम्स ना होने की वजह से। आई थॉट किसी बच्चे ने करने का ट्राई किया है, मैं भी चेक कर लेती हूँ, अगर आ गई है मेरे पास पीडीएफ तो पीडीएफ में से ही पढ़ा दूंगी। बट से जहाँ पे भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ भाई करते हुए चलना। टीम्स नहीं थी तो मैं तुम्हें कैनवास से ही पढ़ा रही हूँ लिख लिख के। मेरा लैपटॉप टच वाला है तो इसमें टच हो रहा है, बस ये है। वरना पीडीएफ पे और इजीली होता, आपको सारी चेंजेस के साथ में जाती। नो इश्यूज, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने कहा ईआर मॉडल जब भी पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, एंटिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन बताता है, वही आपका ईआर मॉडल होता है। तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएगा और उनके बीच में रिलेशन बताएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में कॉमन, इसमें से एक एंटिटी निकली, एक एंटिटी निकली, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। यही मैंने भी आपको चीज बताई थी। मैंने बोला था कि ये स्कूल है, मैंने बोला था कि ये स्टूडेंट है, मैंने बोला था कि ये टीचर है। यहाँ पे मैंने बोल दिया टीचर की सैलरी, यहाँ पे मैंने बोल दिया बच्चे के मार्क्स, और यहाँ पे मैंने दो को दे दिए एक आईडी। टीचर की अपनी आईडी होती है, स्टूडेंट की अपनी आईडी होती है। तो इस तरीके से आप जब भी कोई चीज बनाओगे ईआर मॉडल में, मेक श्योर टू मेक अ डायग्राम। डीबीएमएस में जितने डायग्राम्स बना सकते हो उतने डायग्राम्स बना करके आना। इजी सब्जेक्ट है, इजी टू स्कोर है, बट अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक ही डिफाइन 4 बार तुमने पढ़ी होनी चाहिए जिससे कि वहां पे जाके आप लिख पा रहे हो। पॉइंट्स में स्टेट करना, डायग्राम बना देना, कुछ और नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अब इसने बताया एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और मैपिंग कार्डिनैलिटीज क्या होती हैं। दिख रहा है ना तुमको सब? एक मिनट चेक कर लूं, बहुत दिक्कत हो जाती है यार। मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। हाँ अभी तो आ रहा है। तो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी मैंने आपको अभी बताया, दोबारा लिख देते हैं मार्क करके। रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स बुलाते हैं। हर एक एट्रीब्यूट को आप सेट ऑफ वैल्यूज से डिफाइन करते हो जिसका नाम डोमेन होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक पूल ऑफ वैल्यूज जिसमें से वो एट्रीब्यूट, वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर उठ के आई है। मैंने कहा साइंस के मार्क्स, एसएसटी के मार्क्स, तो इसका डोमेन क्या है, सब्जेक्ट है।
आया समझ में? इसका डोमेन हो सकता है मार्क्स हो, कि उसमें से आप निकाल के लाए हो साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स, हो सकता है ये आपका सब्जेक्ट हो जिसमें से आप साइंस और हिस्ट्री निकाल के लाए हो। तो डोमेन मतलब पूल ऑफ वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज थी, उसमें से आपने सिर्फ 2-3 की बात करी है। तो एट्रीब्यूट कहां से आते हैं? डोमेन में से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल डेटाबेस स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज एन एंटिटी। स्कूल डेटाबेस की बात हो रही है, तो बच्चा क्या है? एक एंटिटी है। स्टूडेंट हैज वेरियस एट्रीब्यूट्स, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, जैसे कि उसका नाम, एज और क्लास। ऑल सेट, समझ में आ गया? क्या बताया? छोड़ो, तुम्हें समझ में आ गया होगा, बार बार नहीं बता रही। रिलेशनशिप क्या होती है? अ लॉजिकल एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप। जो लॉजिकल एसोसिएशन होती है दो एंटिटीज के बीच में, आप उसको बुलाते हो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत सारे टाइप्स की होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या होती है, ये रिलेशनशिप होता क्या है, तो अभी पढ़ा देते हैं आपको। हो सकता है कि एक एंटिटी जो है वो आगे एक ही रिलेशन बना रही हो कि भाई मैं इससे ही कनेक्टेड हूँ, हो सकता है एक एंटिटी दो से रिलेशन में आके चल रही हो सकता है मेनी टू वन हो, बहुत सारी एक ही पे जा रही हो सकता है मेनी टू मेनी हो। तो मतलब पढ़ के समझ में आ रहा होगा, अभी डायग्राम दिखा दूंगी और एकदम चकाचक हो जाएगा। चलें, मैपिंग कार्डिनलिटीज डिफाइन द नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू यूनिट्स। तो मैपिंग कार्डिनलिटीज की डिफाइन आएगी तो तुम ये लिख देना। देन ना मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या बताती हैं? दो और दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे आके रिलेशनल मॉडल क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर, अभी तो पढ़ाया था रिलेशनल मॉडल, कि जिसमें हमारी रिलेशन यूज होती है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? वो वाला नहीं, सुधर जाओ। रिलेशन का मतलब होता है टेबल, है ना? और टेबल क्या होती है? जो आपकी रोज और कॉलम के फॉर्म में होती है। ये पेन ने ना नाक में दम कर रखा है, ठीक है? समझ में आ गया? रिलेशन मॉडल वही था, अभी हमने पढ़ा था। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बहुत सारी रोज होती है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। दो रोज के बीच में ये रिलेशन शो करता है, इसलिए हम इसे रिलेशन मॉडल बुलाते हैं। रिलेशन मतलब टेबल होता है, टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, बस सिंपल चीज, बार बार आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इसने वही चीज दोबारा बना दी, चलो दोबारा दिखा देते हैं आपको भी। तो इसने बोला ये क्या है? एक टेबल का हेडर है। ये क्या है? हमारी एक रो है। ये क्या है? हमारा एक कॉलम है। इस कॉलम के बीच में ये जो बन रहा है इसका नाम क्या होता है? बता दो। पढ़े तो हो गए नहीं? सेल, है ना? एक सेल होता है जो कॉमन होता है बीच का एरिया। जो एक छोटा सा भी ब्लॉक है किसी भी एक पूरे के पूरे रिलेशन डेटाबेस का, एक एक्सेल की फाइल का, उसको आप सेल बुलाते हो। तो यही चीज हो रखी है। आप रिकॉर्ड, ये जो रो होती है उसको टपल भी बुलाते हो। अभी मैं पढ़ा दूंगी वाली चीज की किसको क्या बुलाते हो, या आप बता ही दूं। लिख देती हूँ। रो, टपल और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का नाम क्या होता है? रो ही होता है। रो मतलब टपल और रिकॉर्ड सेम चीज है। कॉलम को आप फील्ड नाम से भी बुलाते हो और एट्रीब्यूट नाम से भी बुलाते हो। 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है वैसे, बट कभी कभी पूछ लेता है कि भाई एट्रीब्यूट बताओ टेबल का। तो टेबल के एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है, और ये कॉलम जो है वो प्रॉपर्टी ही तो है। अभी हम ऊपर बढ़ के आए थे कि स्टूडेंट था तो उसका नेम, क्लास, रोल नंबर, उसकी एट्रीब्यूट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज थी। वही चीज ये कॉलम का हेडर होता है, वही चीज तो कॉलम बताता है, तो सेम चीज है, वो वाली बात नहीं है कंफ्यूजन वाली। डेटा स्टोर्ड इन टेबल इज कॉल्ड एज रिलेशन। जब डेटा को आप टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हो तो उसे रिलेशन बुलाते हैं। रिलेशन कैन बी नॉर्मलाइज, रिलेशन को आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ना क्वेश्चन आता है, अभी यूनिट 2 में अगर होंगी। और नॉर्मलाइज रिलेशन कैन हैव एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक वैल्यूज क्या होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ईच रो इन अ रिलेशन कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू। हर एक टेबल में हर एक रो की कुछ यूनिक वैल्यू होगी। दो रोज एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, अगर हैं तो आप उन्हें हटा के डिलीट कर सकते हो। इसके ऊपर पहले से ही इनबिल्ट कमांड होती है। ईच कॉलम इन अ रिलेशन कंटेन्स वैल्यू फ्रॉम द सेम डोमेन। जो पूरा का पूरा एक कॉलम है उसकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है? सेम डोमेन से आ रही है। ऐसे कितने सारे सेक्शन होंगे, उसमें से आपने सिर्फ ए और बी का यूज करा, हो सकता है सी, डी, ई और तो ये सब क्या थे? डोमेन थे, पूरा का पूरा पूल ऑफ वैल्यू था जिसमें से आपने सिर्फ दो यूज करी है। समझ में आ गया? क्या क्या बढ़ाया? अभी बढ़ाया मैंने तुमको कि ईआर मॉडल होता क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एंटिटी मतलब क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कुछ आपस में प्रॉपर्टीज होती हैं, और जिन दो जो एंटिटीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं उसको हम रिलेशन बुलाते हैं, बीच में रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, कि दो एंटिटीज आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्कूल की दो एंटिटीज निकल रही हैं, स्टूडेंट और टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर जुड़े किससे हुए हैं? एक रिलेशनशिप है जिसका नाम है स्कूल। स्टूडेंट के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, टीचर के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। जो आपका रिलेशनल मॉडल है वो क्या होता है? कॉलम्स और रोज के फॉर्म में बटा हुआ होता है। अभी पढ़ा था हमने रिलेशनल मॉडल, वही है। रिलेशन आप टेबल को बुलाते हो, टेबल मतलब रोज और कॉलम्स ही होता है, जहां पे उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, आप क्या बुलाते हो? सेल बुलाते हो। इसके बाद अपने डोमेन पढ़ा कि हर एक जो कॉलम है उसमें एक पर्टिकुलर पूल ऑफ वैल्यूज से आता है सामान, जिसको आप डोमेन बुलाते हो। आ गया समझ में? अभी तक इतना ही है। यहाँ पे मैंने एटॉमिक वैल्यू नहीं पढ़ाया है तुमको, और नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ाया, क्योंकि अभी यूनिट 2 में दोबारा पढ़ोगे, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास एक ही टॉपिक दोबारा बताऊं, तो वहां पे अच्छे से पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे आपका ईआर मॉडल है क्या, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अगर मैं फर्स्ट यूनिट को डिवाइड करूँ ना, कि मान लो 30 नंबर का पेपर हो रहा है तो 15-15 नंबर की आएगी, तो उस 15 में से 10 नंबर का तो तुम्हारा ईआर मॉडल ही आता है। 8 से 10 नंबर में ईआर मॉडल ही दिख जाएगा आराम से। एक आधा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर कि वीक एंटिटी क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, और एक तुमको ईआर मॉडल पूरा का पूरा बनाने के लिए भी बोल देता है। तो ईआर मॉडल तो अच्छे से करके जाना।
करें स्टार्ट। तो देखिए जी होता क्या है, आपका जो ईआर मॉडल है बेसिकली है क्या, अभी हमने देखा कि हम ईआर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब मैं उस एंटिटी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन को, आवाज आ रही है ना आपको? यस इट्स ऑडिबल। यार पता है बहुत, ओ माय गॉड। तो पता है क्या हो जाता है, बार बार कि बोल देती हूँ और आवाज नहीं आती, फिर दोबारा दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा थक जाती हूँ मैं। ठीक है, तो देखो जी, मैंने आपको बताया कि एंटिटी रिलेशनशिप होती है दो लोग एंटिटीज के बीच में, कि भाई एंटिटीज कैसे आपस में रिलेटेड है और एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब मैं इस चीज को डायग्रामेटिकली अपने पेज पे बना सकती हूँ कि कोई 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, रिक्शे वाला भैया भी देख के बता दे कि अच्छा ये एंटिटी है, अच्छा ये एट्रीब्यूट है, तो उसमें मैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाती हूँ। इसका मतलब रिक्शे वाले भैया वगैरह का क्यों एग्जांपल लिया कि आपके पास अगर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है ना, तब भी आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को ये शो करता है कि भाई ये स्टूडेंट आराम है, ये स्टूडेंट शाम है, दोनों के बीच में ये सीता आ गई, तो ऐसे काम हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, इजी टू कन्वर्ट इनटू रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट द ईआर मॉडल इन अ डेटाबेस। ठीक है, आराम से आप इसे बाद में टेबल्स में भी बना सकते हो कि भाई मैंने बना के दे दिया, अब तू बना इस टेबल में डालता रहे। नाउ इट गिव्स अ स्टैंडर्ड फॉर विजुअलिंग डेटा लॉजिकली, तो आप डेटा को लॉजिकली देख सकते हो। वो बड़े बड़े टेबल्स, वो बड़ी बड़ी डेटा ना पढ़ने से अच्छा है कि आप विजुअली उसे देख के समझ जाओ। अच्छा, ऐसा ही सेम काम ना आपका पावर बीआई भी करता है, इफ यू हैव नोन टू दिस थिंग। मैं तो एक्चुअली बिजनेस एनालिस्ट रही हूँ 2-3 बड़ी बिग फोर में, तो पावर बीआई भी सेम काम करता है कि आपका बहुत सारा डेटा था, उसको आपने लॉजिकली प्रेजेंट कर दिया एक कैनवा के फॉर्म में। इसे कुछ और भी बुलाते हैं, बिजनेस कैनवास ही बोलते थे हम तो, कि पाई चार्ट बना दिए, चार्ट्स बना दिए, तो इससे मेरा डेटा ना बहुत अपीलिंग लगने लगता था। तो वही वाली चीज ईआर डायग्राम भी करता है कि आपके डेटा को ना वो बड़ी बड़ी जो टेबल्स हैं उससे हटा करके अपीलिंग बनाता है। अब कैसे बनाता है वो देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट में होते थे। फ्लो चार्ट में भी सेम ही चीज होती थी कि दी हमें ना पहले से पता होता था कि जो स्टार्ट और स्टॉप है उसको मैं सर्कल से करूंगा, जो मेरी प्रोसेस होगी उसको मैं रेक्टेंगल से करूंगा, जहां पे भी ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा होता था, कंडीशन आती थी तो ये आता था। ये चीजें जैसे फ्लो चार्ट में होती थी, सेम हमारे यहाँ पे भी रूल्स डिफाइन होते हैं। उसने कहा रेक्टेंगल का मतलब एट्रीब्यूट है, एंटिटी है, एलिप्स का मतलब एट्रीब्यूट है, डायमंड का मतलब है यहाँ पे रिलेशनशिप, लाइंस का मतलब है यहाँ पे कि कौन सा एट्रीब्यूट किस वाली एंटिटी से मैप्ड है, डबल एलिप्स का मतलब, और ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बच्चे गलत लिखाते हैं एग्जाम में, ज्यादा नॉलेज भी होना बेकार है, तो आप सही चीज लिखो, नहीं पता तो मत लिखो। इस चीज में बच्चे गलती कराते हैं कि वीक एंटिटी का मतलब ना डबल रेक्टेंगल होता है, ध्यान रखना डबल रेक्टेंगल, क्योंकि एंटिटी रेक्टेंगल से होती है। और डबल अगर आपने एलिप्स लगाया है तो इसका मतलब वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट की भी आपस में कुछ और वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि मैंने एट्रीब्यूट में बोला मार्क्स, और उसमें तुम्हारे 5 अलग अलग सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी बता दिए, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। वीक एंटिटी इज समवे डिफरेंट। ठीक है जी, एंटिटी को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन भी हमने लिख दी कि रेक्टेंगल किससे होता है जी, हमारा एंटिटी है, एलिप्स मेरा एट्रीब्यूट है, डायमंड मेरा रिलेशनशिप है, लाइन का मतलब है कौन सा एट्रीब्यूट कौन सी एंटिटी से कनेक्टेड है, डबल एलिप्स का मतलब मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, और ये वीक एंटिटी है। सो समझ में आ गया, डन है। ये वाली चीज को आप प्लीज अपने पास लिख लिख के बना लो, पर मतलब तो नहीं, यहाँ पर आप लिख लिख के इसे कर लो कि आपकी ईआर मॉडल में 3 बेसिक चीजें आती है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी मतलब क्या है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एट्रीब्यूट मतलब उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और रिलेशनशिप मतलब वो प्रॉपर्टीज आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, वो एंटिटीज आपस में कैसे रिलेटेड है, स्टूडेंट और टीचर में क्या वास्ता है, टीचर और प्रिंसिपल में क्या वास्ता है, डीन डायरेक्टर में क्या रिश्ता है, तो ये सब, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिलेशनशिप ही बताता है। ऑल सेट। एंटिटी 2 टाइप्स की हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। आपसे इनके ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये वाइवा में भी ना बहुत पूछा जाता है। ये ईआर डायग्राम वाइवा वालों का फेवरेट टॉपिक है, और ईआर डायग्राम में ये वाले टॉपिक्स में से शॉर्ट आंसर टाइप बनते हैं। शॉर्ट आंसर का मतलब 2, 3, ढाई, जैसा उसका मन करा, जैसे उसकी श्रद्धा करी क्वेश्चन दे देगा। तो देखो जी, ये समझ में आया। ईआर मॉडल में 3 कैटेगरी है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड देन उसके बाद रिलेशनशिप्स। एंटिटी मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक है, एट्रीब्यूट में इसके अलावा भी 2-3 और भी बढ़ा दूंगी क्योंकि एग्जाम में आते हैं। रिलेशनशिप में 1 to 1, many to 1, many to many, many to many अभी बढ़ाते हैं। चलो, एंटिटी मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया फिजिकल एक्सिस्टेंस जिसकी चीज की है, जैसे कि पर्सन का उधार, ये सब क्या है आपके एंटिटीज हैं। एन ऑब्जेक्ट विद कॉन्सेप्चुअल एक्सिस्टेंस, अ कंपनी, अ जॉब और अ यूनिवर्सिटी, जिसकी कॉन्सेप्चुअल एक्सिस्टेंस है वो भी एंटिटी है। 15-14 की कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कहीं पे बनी नहीं हुई है कंपनी, बट हाँ आपको पता है कि एक चैनल है, तो इट इज अ एंटिटी। एंटिटी सेट क्या होता है, जब आपने सारी की सारी एंटिटीज को जो कि सिमिलर टाइप की हैं एक साथ बंद करके रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी सेट। एंटिटी सेट की डिफाइन आई हुई है पहले।
ये वाली चीज मैंने आपके लिए लगा दी है। अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ा देती हूँ। एक और है, मैंने ना इसी के आगे लगाया है एंटिटी, एंटिटी सेट और एक और चीज है उसके बीच में डिफरेंस लगा दिया। कभी कभी पूछ लेता है रेयर केस में जब उसका मन कर गया, तो वो मैंने डिफरेंस आपके लिए पेस्ट कर दिया, उसको भी देख लेना। एंटिटी सेट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी टाइप, अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज कॉल्ड एज एंटिटी सेट। जब आपने सारी की सारी एंटिटीज को ई सेट में बांध दिया आप एंटिटी सेट बुलाओगे। जैसे कि मैंने कहा even is an entity having student entity type स्टूडेंट एंड सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज द एंटिटी सेट। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे तुलिका है, यहाँ पे कार्तिक है, यहाँ पे उज्जवल है। मुझे ना एक्चुअली और बच्चों के नाम नहीं याद, जो सॉरी फॉर दैट, बार बार तुलिका कार्तिक आ रहे हैं। तो इन सब बच्चों को मैंने क्या करा, एक ही एंटिटी सेट में बांध दिया एंड मैंने कहा ये सारा का सारा एंटिटी सेट है, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स के नेम आ गए। सो दिस इज द स्टूडेंट टाइप। यहाँ पे आगे एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के बीच में डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है ऑलवेज हमारी प्राइमरी की होती है, और जो वीक एंटिटी है इज अ पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर। वीक एंटिटी जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, क्योंकि वो वीक है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करेगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल, और जो वीक एंटिटी होती है डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होती है। टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डायमंड, and while the relationship between the weak one strong and one weak entity is represented by the double diamond। तो ये कह रहा है अगर एक साइड पे स्ट्रॉन्ग है और एक साइड पे वीक है तो डबल डायमंड बनता है, और अगर दोनों ही आपकी स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल डायमंड बनता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैव आइदर टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज का या तो फुल पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन वाली चीज अभी मैं बताती हूँ, या फिर हो सकता है पार्शियल पार्टिसिपेशन हो। वीक एंटिटी हमेशा टोटल पार्टी वीक एंटिटी हैज अ टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, कभी भी टोटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब टोटल पार्टिसिपेशन और जो पार्शियल पार्टिसिपेशन है इसके बीच में डिफरेंस बताती हूँ। मैंने कहा भाई मैंने हेलो करा तो तुमने भी अपने हाथ से हेलो करा, इसका मतलब टोटल पार्टिसिपेशन हुआ है। पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि भाई आधा काम हुआ है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हो सकता है उस टेबल पे कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने काम नहीं करा। ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है आप लोगों को तो 2 लोगों ने काम किया, बाकी तीनों ने कहा हमने भी तो तुम्हारा हाथ बंटवाया है, तो हाथ पकड़ा हुआ था बंटवाया होता है, ठीक है ना। बट काम सिर्फ 2 लोगों ने करा, तो दैट इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। जितने लोग थे सबने काम नहीं किया। बट जब मैं टोटल पार्टिसिपेशन कहती हूँ इसका मतलब जितने भी लोग उस एंटिटी सेट में थे सबने कुछ ना कुछ काम किया है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक आदमी और उसका पासपोर्ट। हर एक आदमी का अपना पासपोर्ट होगा, कोई भी 2 लोग एक पासपोर्ट से ट्रेवल नहीं कर सकते। रादर एक ग्रुप प्रोजेक्ट एक ही बंदे का हो सकता है और 5 बंदे जा सकते हैं। आया समझ में? डन है। वीक एंटिटी हमेशा जो है पार्शियल पार्टिसिपेशन करेगी, इसका मतलब कभी भी काम पूरा नहीं कर रही होती है। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो पार्शियल भी कर सकती है और टोटल भी कर सकती है। ये चीज यहाँ पे लिखी है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस याद कर लेना। 5 पॉइंट ही है, 5 नंबर का ही कभी कभी आ जाता है, 5 का नहीं तो 3 नंबर 2 नंबर में भी पूछ लेगा। एंड टर्म में 5 नंबर का आया हुआ है एक बार। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी मैंने तुम्हें बताई दिया बहुत अच्छे से, इसे रीड कर लेना। ये देखो ये वाला वो वाला ही डायग्राम है। स्ट्रॉन्ग और वीक को जब आप आपस में मैप कराओगे तो पहले तो इसका मतलब ये वीक एंटिटी है क्योंकि डबल उसमें है, और ये वाली हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी आपस में लिंक होगी तो वो डबल डायरेक्ट डायमंड से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। पार्शियल जो है हमेशा 2 एरो से पार्शियल जो है हमेशा सिंगल एरो से रिप्रेजेंट होता है, और टोटल पार्टिसिपेशन हमेशा 2 एरो से रिप्रेजेंट होता है। चिंता मत करो, आगे है ये चीज, अभी दोबारा आएगी। अब आगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन फिक्स होता है, पूछा जाता है। एंटिटी में स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी, और एट्रीब्यूट्स में ये वाले एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटिटी की। एंटिटी क्या क्या चीज रखती है अपने पास, वही चीज है। मैं भी ना थक गई हूँ बता बता के, वो लर्न हो गया होगा अब तक कि एंटिटी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, और एट्रीब्यूट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं टू डिस्क्राइब द एंटिटी। एंटिटी को बताते हैं कि भाई क्या क्या चीज आएगी। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड इन डिस्टिंग्विश वन एंटिटी फ्रॉम द अदर एंटिटी। अलग अलग करते हैं कि भाई मैं तो शिखाऊंगी, अरुण भैया ये थोड़े मोटे से वैसे से हैं और मैं थोड़ी सुंदर सी हूँ, तो 2 एंटिटीज को आपस में जो अलग कर रहा है दैट इज योर एट्रीब्यूट्स। Attribute help to categorize the entity, and the entity can be easily retrieved and manipulate the entity. Attribute can help the database to be more structural and hierarchical. Attribute ही बताता है कि कैसा structure है, उसका hierarchy है। An entity with no attribute is of no use in the database. जिस entity का कोई attribute नहीं है वो किसी काम की भी नहीं है, इसका मतलब हमको पता ही नहीं है कि वो क्या काम कर रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है बट उसके बारे में किसी को पता नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, अच्छा ये बच्चा बातें करने में अच्छा ये बच्चा सुंदर है, तो आपके पास कुछ एट्रीब्यूट होने चाहिए। कोई बच्चा अगर शांति से तसल्ली से बैठा हुआ है तो भाई नहीं पता, उसका होना ना होना बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यार, पढ़ लेना एग्जाम्पल। एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टूडेंट इन अ टेबल। हाँ तो ये स्टूडेंट है, इसके एट्रीब्यूट्स है नेम क्लास रोल नंबर भी पढ़ा है, कितनी बार पढ़ ली सेम चीज। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है,
आर दोस एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट जो और एट्रीब्यूट में डिवाइड नहीं हो सकते वो सिंपल एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैंने कहा नाम, नाम में और क्या बताओगे भाई, किसका, तुम्हारा नाम स्टूडेंट के आगे मैंने नेम लगाती हूँ तो नेम में आगे कोई रीजन नहीं होता। बट हाँ अगर मैं स्टूडेंट में मार्क्स लिख देती हूँ तो वो आगे फर्दर डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है जी। These type of attributes are called as student attribute। जैसे कि रोल नंबर होगी, क्लास होगी, उसका नेम हो गया, इसमें एक ही होता है, इसका क्या फर्दर उसे डिवाइड नहीं कर सकते। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें आप एक वैल्यू में से और वैल्यूज भी निकाल के दे सकते हो। जैसे कि एड्रेस, तो आपने कह दिया सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, स्ट्रीट कौन सी है, मैंने बोल दिया मार्क्स, तो आपने एसएससी, साइंस, कॉमर्स वगैरह सब कुछ लिख दिया। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? द एट्रीब्यूट विद हैव ओनली सिंगल वैल्यूज। व्हेन सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, दिस एट्रीब्यूट्स हैव अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच गिवन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। एक ही वैल्यू होगी इनके पास, और वैल्यूज नहीं हो सकती, जैसे कि डीओबी सिर्फ एक ही हो सकती है। ठीक है, वी कैन से दैट थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट आर सिंगल वैल्यूड। ये तीनों के तीनों सिंगल वैल्यूड है, इनमें एक एक ही वैल्यू हो सकती है। तुम्हारा नाम एक ही लिख सकते हैं स्कूल में, तुम स्कूल में दो नामों से नहीं पुकारे जा सकते। अलग बात है तुम्हारे दोस्त पुकारते हो, बट आपकी जो भी मार्कशीट आएगी उस पे एक ही नाम आ रहा होगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं भाई? जो अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट में हमेशा फोन नंबर में ना दो नंबर मांगता है, एक अपना भी लिखो, एक अपने पिताश्री का भी लिखो, जहाँ पे तुम अपना ही लिख के आते हो। की एट्रीब्यूट क्या होता है? द एट्रीब्यूट व्हिच हैज यूनिक वैल्यूज फॉर ईच रो इन द टेबल इज नोन एज की एट्रीब्यूट। जब आप बोलते हो कि उसका यूनिक वैल्यू है एक पूरी की पूरी टेबल में, तो वो की एट्रीब्यूट बन जाता है। की एट्रीब्यूट इज डिस्टिंक्ट एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ये ना कुछ कुछ प्राइमरी की जैसा, इसका मतलब यह है। प्राइमरी की का मतलब क्या है कि भाई किसी भी दो लोग की सेम वैल्यू नहीं होगी। अगर तुलिका नाम की एक बच्ची आ गई तो वापस से वो बच्ची नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए हो? की एट्रीब्यूट ये होता है। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर, नेम और क्लास एक एक ही होना चाहिए किसी भी उसमें आने के लिए। वैसे तो क्लास नहीं लेना चाहिए था इसमें। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? जो किसी से derive हो क्या रहा है? The attribute can be derived from the other attribute, does not require to be already present in the database। Required नहीं है कि पहले से ही database में हो। Derived attributes are not stored in the database directly, it is calculated by using the stored attribute। ये किसको लेके यूज होते हैं? stored attribute से ये निकाले जाते हैं। Here the student has multiple attributes including DOB and age। It is observed that age can be calculated with the help of DOB। तो यहाँ पे जो age है ये किससे निकल के आई है? DOB से ही तो निकल के आई है। और जब भी आपका कोई derived attribute होता है तो वो डॉटेड एलिप्स से बनता है, डॉटेड एलिप्स। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो आपके जो नॉर्मल वाले थे वो तो एलिप्स में थे, और जो भी आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा वो डॉटेड एलिप्स में बनता है। इसमें इसका मतलब सिंपल सा यही है कि भाई जो पहले से एट्रीब्यूट प्रेजेंट है उसमें से ही तुमने एक और एट्रीब्यूट निकाल के दे दिया जो प्रायरली प्रेजेंट नहीं था। तो एक नया एट्रीब्यूट तुमने पहले वाले गिवन एट्रीब्यूट में से निकाल दिया, क्योंकि ये डेराइव करके ला रहे हो किसी में से, तो इसका नाम डेराइव एट्रीब्यूट रख दिया। इससे पहले तुमने की एट्रीब्यूट पढ़ा था जिसकी वैल्यूज यूनिक होती थी, उसके जैसी और वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पढ़ा था जिसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज भी हो सकती है। एग्जाम्पल फोन नंबर बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। सिंगल एट्रीब्यूट में आपने क्या पढ़ा था कि भाई उसकी एक ही वो होनी चाहिए कि उसे आप फर्दर डिवाइड ना कर सको। ठीक है, कंपोजिट में क्या था कि आपने डिवाइड कर दिया था। आ गया चीज समझ में? डन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये वो वाली टेबल है, इसको आप एक बार रीड करें ना, कभी कभी पूछ लेता है। वैसे तो एंड टर्म में ज्यादा आती है, बट हाँ आप एक बार एंटिटी सेट देख लेना। मैंने भी आपको बताया था सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज को आपने एक सेट में डाल दिया था, तो आप उसे एंटिटी सेट बुलाते हो। मैंने कहा राम, श्याम, मोहन, सोहन, गुप्ता, अर्नब, फन्नाना, तो ये सबको मैंने एक सेट में डाल दिया कि भाई ये सारे के सारे स्टूडेंट के नेम है। ठीक है जी, तो आपने एक जैसे एंटिटीज को एक ही जगह पे ग्रुप करके रख दिया एक सेट में, तो वो एंटिटी सेट बुलाता है। रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कौन किसका क्या लगता है, रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपका रिलेशनशिप बताता है। सबसे अच्छी डेफिनेशन मैंने तुम्हें दी है, इससे बेटर नहीं मिलेगा कि आपको याद रहेगा। रिलेशनशिप क्या है? दो एंटिटीज के बीच का। ये एंटिटी और ये एंटिटी आपस में कैसे कनेक्टेड है? डायमंड से कनेक्टेड है, उसी डायमंड को आप रिलेशनशिप बुलाते हो। रिलेशनशिप सेट क्या होता है? जब आपने सारी की सारी सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप को एक जगह पे रख दिया तो रिलेशनशिप सेट बन गया। कभी कभी पूछ लेता है रिलेशनशिप सेट, एंटिटी सेट, कभी कभी दिमाग फिर जाता है तो टीचर दे देता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? दिख भी रही हूँ मैं? रुक तो नहीं गई रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं हो रहा है सही से। चलो जी आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं एक रिलेशनशिप में, तो वो उसे बताता है कि कितनी ऑफ रिलेशनशिप है। यहाँ पे अगर एक रिलेशनशिप है तो कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज इससे कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। दो कनेक्टेड है तो बाइनरी बुलाओगे, तीन कनेक्टेड है तो टर्नरी बुलाओगे, एन कनेक्टेड है तो एनरी। और क्या डन है। मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या होती हैं? एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज मैपिंग कार्डिनलिटीज। मैंने कहा एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से एक ही 1-to-1 रिलेशन से जुड़ी हुई है, तो ये हो गया आपका 1-to-1 कनेक्शन। इसके बाद आ गया मैनी टू वन। इसका ना मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं नीचे, अभी दिखाती हूँ। 1-to-1 में मैंने कहा था कि एक स्टूडेंट है उसका एक ही वीजा है, ठीक है, तो एक बच्चे का एक ही वीजा हो सकता है। मैनी 1-to-many में क्या हो सकता है? टीचर टू स्टूडेंट रिलेशनशिप, एक टीचर 5 बच्चों को भी पढ़ा सकती है। Many-to-one में हो सकता है डिपार्टमेंट और इसका एम्प्लॉय, ठीक है।
एक बहुत सारे एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख ही रहे हो, रिप्रेजेंटेशन बना के आना, ड्रॉ करके आना डायग्राम्स को। एंड मैनी टू मैनी में क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लिंक्डइन, मैं भी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, मेरी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, यू कैन चेक इट आउट। तो ये चीज होती है कि आप कैसे जुड़े हुए हो। ईआर डायग्राम दोबारा से इसने बता दिया यार, मैं थक गई हूँ ईआर करते करते। एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, एट्रीब्यूट को एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हो, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उन्हें ट्री लाइक बनाते हो कि एक ही एट्रीब्यूट था उसमें से और एट्रीब्यूट्स निकले हुए हैं, इसे आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बुलाते हो। थकी मैं, कितना बताया है इसने, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हो। जब भी कोई एट्रीब्यूट होगा जिसकी मल्टी वैल्यू होगी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, कॉम्पोजिट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट होता है जिसकी एट्रीब्यूट में से और वैल्यूज आ रही होती है। मल्टी वैल्यूड वो होता है जिसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। डेराइव्ड एट्रीब्यूट को डैश एलिप्स से बनाते हो, भी पीछे बताया था, ध्यान रखना, डेराइव्ड एट्रीब्यूट ना आ जाता है कभी कभी। एंड उसके बाद वही इसने सबको एक बार में दिखा दिया फिर कि ये ऐसा है, कंपोजिट वाला है, ये मल्टी वैल्यूड है और ये डेराइव्ड है। देखो कितने कम बताया, कितने सारे बढ़ा के आई थी मैं तुम्हें भी। रिलेशनशिप को किससे बताते हो, आप डायमंड बॉक्स से बनाते हो। ये वही है, एंटिटी टू एंटिटी कैसे जुड़ी हुई है, वन टू वन दोबारा बता रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सन और पासपोर्ट। वन टू मेनी में एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है, मेनी टू वन में एक ही डिपार्टमेंट बहुत सारे एम्प्लॉयज को रख सकता है। मेनी टू मेनी का एग्जांपल हो गया स्टूडेंट और कोर्सेज, जैसे तुम हो, इधर से भी पढ़ रहे हो, उधर से भी पढ़ रहे हो, यहाँ का भी देख रहे हो, वहाँ का भी देख रहे हो। आई डोंट वांट टू टेक माय कंपटीशन, प्रमोशन हो जाएगी उनकी, बट हाँ ठीक है कि एक बच्चा बहुत सारी जगहों से भी पढ़ सकता है। हाँ, दिख रही है ना स्क्रीन यार, चेक कर लेती हूँ बार बार, तुम्हें स्क्रीन में दिख रही हो, दिख रहा है सब ठीक है, परफेक्ट। हाँ, इट मीन्स अब इसने बोला कि अच्छा ये तो एंड टू एंड वाला है, मैंने यहाँ पे ना ये पार्शियल पार्टिसिपेशन के बारे में लिख दिया था आपके लिए, और यहाँ पे ओ माय गॉड, और यहाँ पे मैंने आपके लिए टोटल पार्टिसिपेशन के लिए लिख दिया था। ये वही चीज है जो भी मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बताई थी। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि एक जो रिलेशन है वो दोनों एंटिटीज मिल करके भागीदारी हैं। जितने टेबल पे बच्चे बैठे सबने काम करवाया, एक ग्रुप प्रोजेक्ट ही बना है पहली बार, तो आप उसे टोटल पार्टिसिपेशन बनाओगे। वरना जैसे कि होता आता है, एक बच्चा बनाता है, सब उसमें अपनी भागीदारी दिखा देते हैं, तो उस चीज को आप बुलाते हो पार्शियल पार्टिसिपेशन, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ये पार्शियल है, ये टोटल है, ठीक है, ये दोनों टोटल टोटल है। आ गया समझ में, डन है। देखो वही चीजें यहाँ पे बना के जो मैं बोलती हूँ वही होता है गाइस, चिंता मत करो। नेक्स्ट टॉपिक, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, तुम उप्स पढ़ के आए हो, वो भी बहुत अच्छे टीचरों ने पढ़ाया था तुम्हें, मुझे पता है, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी समझ में आया होगा, ठीक है, बुराई नहीं करनी है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को छुपा के रख रहे हो। लेट्स से जितने जानकारी तुमको नेसेसरी है उतना जानकारी तुमको दिख रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप मोबाइल फोन ले सकते हो, ये लैपटॉप ले सकते हो, कि भाई तुमको नहीं पता इसके अंदर कौन से पुर्जे पुर्जे लगे हैं, तुम खोल दो डर जाओगे, तो बस तुमको पता है कि मुझे यहाँ क्लिक करना है तो स्टार्ट हो जाएगा। I'm having a call. I'm so sorry, कॉल आ रहा है। ठीक है, अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या हो गया, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, ये आपके डेटा के टाइप्स हो गए एब्स्ट्रैक्शन के। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को ये बताता है, जैसे कि जनरलाइजेशन हो गई, एग्रीगेशन हो गई, स्पेशलाइजेशन हो गई। इनके बारे में अभी पढ़ाती हूँ। एक तुम्हें छोटी सी बात बताती हूँ, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से, आंखें खोल के कान खोल के, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगी पक्का, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी मैंने तुम्हें डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताया, इसके अंदर तीन टाइप्स आते हैं, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। आपसे कभी भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके अंदर के तीन टाइप्स हैं ये नहीं पूछता, आपसे जनरली डिफाइन पूछ लेता है कि एग्रीगेशन बता दो, स्पेशलाइजेशन बता दो या जनरलाइजेशन बुला दो। इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट हाँ आ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनिए जी। जनरलाइजेशन का मतलब होता है आपने कुछ छोटी छोटी एंटिटीज को, लो लेवल एंटिटीज को एक ही टाइप से बता दिया, एक हाई लेवल एंटिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपने काम को बॉटम अप अप्रोच कर दिया, छोटी छोटी एंटिटीज को एक ही हाई लेवल एंटिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, आपने कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दी, तो आप इसे जनरलाइजेशन बुलाते हो। समझ में आ गया, सॉर्टेड है। जैसे कि मैंने कहा कैसे बताऊं, अभी एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में देखो, स्पेशलाइजेशन में मैंने कहा कि यार वैसे मुझे तुम्हें बता देना चाहिए जनरलाइजेशन का एग्जांपल, मेरे पास लिखा हुआ है, रुको बता देती हूँ। वेट क्यूरीज, वेट वेट, यस। तो जनरलाइजेशन के एग्जांपल में आ जाएगा कार, बक, और जो कार बाइक और जो ट्रक है वो सब क्या है, व्हीकल्स हैं। तो छोटे छोटे एंटिटीज थे, उसको मैंने बड़ी एंटिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका नाम मैंने व्हीकल दिया। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि आप थोड़ी सी ना टॉप डाउन अप्रोच चलते हो इस केस में, यहाँ पे तो बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच, यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होती है।
कि एक ऊपर बड़ी कैटेगरी थी, तुमने उसमें से 2 छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। मैंने कहा इंसान, तुमने कहा टीचर और बच्चा, ठीक है? मैंने कहा इंसान, तुमने कहा मम्मी और पापा। तो तुमने क्या करा, एक बड़ी एंटिटी में से 2 एंटिटी छोटी-छोटी सी निकाल दी। ऑल सेट। एग्रीगेशन क्या होता है, जब आप 2 अलग-अलग एंटिटीज के रिलेशन को एक कॉमन वर्ड से बता देते हो तो इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। मैंने कहा कि स्टूडेंट आ रहा है, उसको कोई कोर्स परस्यू करना है, तुमने कह दिया कि एक इंक्वायरी आई है। इंक्वायरी होता है, जो वेबसाइट वाले होते हैं, हम होते हैं, हमें अगर कोई बच्चा कह रहा है मुझे कोर्स लेना है तो हम कहते हैं कि इंक्वायरी आई है। तो मैंने उस पूरी की पूरी रिलेशनशिप को एक वर्ड से डिनोट कर दिया, इंक्वायरी। बच्चे को कोर्स लेना है, इसका नाम मैंने रख दिया इंक्वायरी। डन है? समझ में? यहाँ वाला एग्जाम्पल भी पढ़ देती हूँ। स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप है तो इंसान ही, पर्सन ही है, तुमने उसको स्टूडेंट और रिलेशन बता दिया। लेट आएंगे तो दोनों को डिवाइड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट चीज आ गई कि एग्रीगेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन शेयर कर रहे हैं, उस चीज को आपने एक सिंगल वर्ड में बता दिया, एनरोल। जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट है और इंस्ट्रक्टर है, कहाँ पे आया है वो, एनरोल होके आया है। डन है? इसके बाद यहाँ पे कुछ आपके लिए बने हुए हैं ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, एक और बार बहुत इजी भाषा में बता देती हूँ, क्योंकि 5 नंबर का आता है और बच्चों को नहीं बनाना आता है। ध्यान से देखो, एक रिलेशनशिप बताना, उससे जुड़े हुए 2 एंटिटीज बनाना, उस एंटिटीज के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अलग अलग रिलेशनशिप्स भी बीच में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे एक बार ध्यान से देखोगे ना, सब समझ में आएगा। ये जो आपकी एंटिटी है, ये आपकी एंटिटी है, ये आपका हॉस्पिटल जो है एक एंटिटी है, आपका जो पेशेंट है वो एक एंटिटी है। तो बेसिकली एडमिटेड कहाँ पे हुआ है, पेशेंट एडमिट हुआ है कहाँ पे, हॉस्पिटल में। आपने हॉस्पिटल की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, आपने पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। पेशेंट के पास है क्या, है मेडिकल रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल के पास क्या है, डॉक्टर का रिकॉर्ड है। बेसिक सिंपल, आराम से क्वेश्चन आएगा। और इन्हीं 3 में से एक आता है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट दे देगा या लाइब्रेरी मैनेजमेंट दे देगा, आराम से, ठीक है? स्कूल मैनेजमेंट दे देगा। यही सब चीज आती है। यहाँ पे आगे आपका बैंक मैनेजमेंट, इसे भी पढ़ लेना, सेम चीज है। ऐसे ही आपका इन्होंने नीचे दे दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट कि भाई पब्लिश बाय है, बुक के बारे में बता दिया, पब्लिशर के बारे में बता दिया, मेंबर कौन लेके जा रहा है उसके बारे में बता दिया, और बोरो आईडी बता दी। डन है? एक बार पढ़ लोगे, एक बार बना के देख लोगे, सेट हो जाएगा दिमाग में। एक रिलेशनशिप, एंटिटीज के बारे में कुछ तुमने फलाना गाना लिख दिया, कुछ भी बोले ना, अंट झंट कोई भी टॉपिक बोले, मैं तो कह रही हूँ कि स्वीपर ही लिख दे। स्वीपर के बारे में तो लिख दोगे कि स्वीपर कौन सी सिटी का है, उस स्वीपर की डिटेल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे सफाई करने जाता है, तो है कहाँ का, रेजिडेंशियल कहाँ का है, क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ की सफाई करता है और किधर जाता है, बस उसकी डिटेल्स क्या है, नाम, फोन नंबर, आईडी वाईडी। देखो सिंपल, कोई भी चीज आए यही करके आना है और आराम से 5 नंबर फुल मिलेंगे। एक एंटिटी क्योंकि 5 नंबर की आती है तो एक पेज पे तो बड़ी बड़ी बना देना, उसके बाद एक पेज पे उसको एक्सप्लेन कर देना, सॉर्टेड। डन है? एक बार मैं तुम्हें जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन वाले जो पेज बीच में छोड़े थे वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम नमूने हो, उस बात को मुझे गिनवा दोगे। तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन को 3 टाइप्स में आप जनरलाइज करते हो, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन और स्पेशलाइजेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो लेवल एट्रीब्यूट टू द हाई लेवल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। तो सपोज करो कि 3 एंटिटी थी, स्टूडेंट था, टीचर था और आपका एम्प्लॉय था। इस सबको सिमिलर एट्रीब्यूट से आपने क्लासिफाई कर दिया, नेम और एज से, कि तीनों की आपको नेम और एज चाहिए। तो आपने क्या किया, इनफाइनेट डेफिनेटली कि अल्टीमेटली ये टीचर ले लिया, स्टूडेंट ले लिया और एम्प्लॉय ले लिया, इज अ पर्सन। पर्सन ने उसे कैटेगराइज कर दिया और इस पर्सन को क्या क्या दे दी, नेम और एज दे दी। ये जो तीनों थे, ये लो लेवल एट्रीब्यूट थे और ये हाई लेवल एट्रीब्यूट थे। ये करने से आपने क्या कर दिया, आपने एक बॉटम अप अप्रोच लगा दी और ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया कि 3 नाम लेने पड़ते हैं, अब आपको एक ही नाम में क्लासिफिकेशन हो रही है। आ गया जी समझ में? पर्सनल को आपने एक एंटिटी बना दी, जनरलाइज एंटिटी, और हैविंग द कॉमन एट्रीब्यूट उसके पास आ गए नेम और एज, जो तुम्हें तीनों से अलग अलग चाहिए था, तुमने एक ही बार में ले लिया। इसी चीज को आप बॉटम अप अप्रोच बुलाते हो। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, अपोजिट है जनरलाइजेशन का, वहां पे बॉटम अप लगती थी, यहाँ पे टॉप डाउन लगेगी। यहाँ पे आप सब एंटिटी बना दोगे हाई लेवल एंटिटी की। पहले बड़ी एंटिटी थी, उससे तुमने छोटी छोटी बना दी। मैंने कहा बाइक, तो तुमने कहा ZX10R, तुमने कहा MT15, तुमने कहा फलाना, तुमने कहा कावासाकी, ठीक है, मुझे भी पता है, आई नो, ठीक है। नेक्स्ट आ गई यहाँ पे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या आ गया, इज अ मैनेजर और आईडी। यहाँ पे अच्छा टॉप डाउन ही लग रहा है कि एक मैनेजर था, एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को तुमने तोड़ दिया मैनेजर और डेवलपर में। नीचे चलते हैं। हाँ, ये आ गया आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, आप एक प्रोसेस को, जो रिलेशन होता है उन दोनों के बीच का, उसको एक सिंगल एंटिटी से रिप्रेजेंट कर देते हो। मैंने कहा लर्न कोडिंग करनी है, कोर्स कौन सा है, इसको तुमने इंक्वायरी से रिप्रेजेंट कर दिया। सारी चीज मे बी क्लियर हो गई होगी। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे इजी भाषा में ये पेज भी लगा दिए हैं और ये गीक के भी लिख दिया है, तो तुम्हारे पास 2 इन टोटल डिफाइन और 2 ही डायग्राम्स हो गए। तुम्हें कौन सा इजी लग रहा है कौन सा कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें एकदम बढ़िया से लिख दी है कि भाई टॉप अप, बॉट डाउन और ये रिलेशनशिप बिटवीन। हकलाने लगी हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ा दिया है तुमको और एक ही गो में बैठ के पढ़ाया है।
तो एनर्जी गई है, बहुत अच्छे से पीपीटी बनाई है, डिफरेंट चैट जीपीटी क्या, यूट्यूब क्या, गीक फॉर गीक क्या, पहले की पीपीटीज मेरे पास जो पड़ी थी वो क्या, सब इंक्लूड करके पढ़ाया है, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड करके तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं। करना कुछ नहीं है, ये लो और बैठ जाओ फास्ट फास्ट। ऑल सेट गाइस।